बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र का क्लोजिंग शो हम कर रहे हैं। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ। और मार्केट की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, स्पेशली जहां 450 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, अब 350 पॉइंट के करीब रह गई है। लेकिन कोई वाव स्थिति नहीं है अभी फ़िलहाल, वैसे ही है। लेकिन यहाँ से अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? निफ्टी, बैंक निफ्टी में मात्र एक IT स्पेस है जिसे जो लगभग करीब 1% अप रहा, उसी में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होंगे, सब पे होंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बाजार में बढ़ा बिकवाली का दबाव, निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसलकर 25,350 के आया, टूटा 200 डेमा का अहम लेवल। ICICI बैंक, भारती HDFC बैंक और महिंद्रा ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमजोर। AI की बढ़ती चिंताओं के बीच अनु सिंघल के साथ राइजिंग भारत समिट में जुटे बाजार के सबसे बड़े दिग्गज रमेश तिवारी बोले, AI से निवेशकों को घबराने की नहीं है जरूरत, कई सेक्टर में संभावनाएं भी बनेगी। मधु केला के मुताबिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों पर रखें फोकस। विजय केडिया ने कहा, पावर मेटल सेक्टर में आगे तेजी की संभावनाएं। कैपिटल मार्केट और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, 0.25% फिसले दोनों इंडेक्स। कैपिटल मार्केट में 4% गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में एंजल वन और कैम, साथ ही FMCG और ऑटो शेयरों में दबाव। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, L&T फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी छोटी NBFC कंपनियों में आज तेज गिरावट। बिहार सरकार ने माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन बिल किया पास, स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, गलत तरीके से लोन रिकवरी पर कसा शिकंजा। फरवरी ऑटो बिक्री में दिख सकती है मजबूती, 34% सेल्स ग्रोथ के साथ हीरो मोटो कर सकता है टॉप। तो वहीं बजाज ऑटो और TVS मोटर में भी 26 से 29% सेल ग्रोथ संभव। उधर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में 28 से 37% का उछाल मुमकिन। साथ ही अशोक लेलैंड में भी दिख सकता है 23% की ग्रोथ। IT शेयरों में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज रिकवरी का मूड। इंडेक्स आधा % ज्यादा ऊपर। इंडेक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शामिल इन्फोसिस, HCL टेक, साथ ही एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंशियल्स और टाटा टेक में भी मजबूती का। गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में बिकवाली, करीब 3% फिसले मणिपुरम और मुथूट फाइनेंस। उधर IIFL फाइनेंस भी करीब 1.5% कमजोर। और आज शाम 4 बजे आएंगे भारत के Q3 GDP के आंकड़े। नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ जारी होंगे नंबर्स। तीसरी तिमाही में 7.6% GDP ग्रोथ रहने का अनुमान। वेलकम, आप देख रहे कमाई का अड्डा। और जैसा कि चर्चा कर रही थी वीरेंद्र जी, मैं 170 अंकों से गिरावट के करीब निफ्टी कारोबार कर रहा है, 170 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ी सी माइनस से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। जो लेवल आप सुबह चर्चा कर रहे थे 478 का, वो तो हमने कब का तोड़ा। अब क्या करना चाहिए इस मार्केट में? अब कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे? वीकेंड है, सैटरडे संडे है, मंडे हम फिर से खुलेंगे, ट्यूसडे फिर बाजार बंद है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया, आज का लंगर तो सुबह खुल गया था और लंगर बैठ भी चुका है ना। अब कुछ है नहीं करने को, फ्रैंकली स्पीकिंग। सुबह मैंने एक क्लियर मैंडेट दिया था श्रेया, निफ्टी इज वीक और निफ्टी बैंक स्टिल नॉट वीक। वीक जब शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के परिप्रेक्ष्य में, तो एक क्लियर बेंचमार्क होता है, क्लियर रेड फ्लैग अगर रेस करता हूँ मैं, तो वो उसका की इंडिकेटर होता है 20 डेमा। बैंक निफ्टी ने अपना 20 डेमा नहीं तोड़ा है। सो हमारे पास, मेरे पास, आपके पास, किसी के पास ये एक नैतिक अधिकार नहीं है कि हम इसको वीक बोले। तो इस पे बात ये हुई थी कि दिस इंडेक्स विल रिट्रेस टुवर्ड्स 20 डेमा और आपको ग्रैब करना है एक बाय और डिप ट्रेड
ऑन बैंक निफ्टी। मैं इस पे आता हूं, लेकिन उससे पहले क्या बात हुई थी निफ्टी पर, जरा एक बार लेके आइए। द मोमेंट यू विल ब्रीच, देखिए कल हमने जिस बेसिक रिवर्सल दिया था, आज बात हुई थी सुबह कि वो वायलेट होगा, और ये मैंने सुबह आपके साथ भी शायद कई बार बोला, आशीष के साथ भी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 200 EMA। द मोमेंट यू विल ब्रीच 413 एंड 371, जैसे ये टूटेगा इस लेवल पे, आप जैसे ही एंटर करेंगे 200 EMA खुल जाएगा। आपने जो हेडलाइन से पढ़ा था श्रेया, वो था सिंपल मूविंग एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल। जैसे मैंने आपसे ये 10 बजे बात बोली थी कि लगभग 285 का लेवल था, 25,285 आ चुका था, और मैंने 12 बजे भी ये ओपिनियन शेयर किया कि हमें कल एक रिवर्सल भी मिला, कल हमें कोलैप्स भी मिला, और आज हमें एक कंप्लीट कोलैप्स मिला। आज हमें कंप्लीट कोलैप्स पर फोकस करना था, क्योंकि वो अनफिनिश्ड बिजनेस ड्यू था अभी, और जैसे ही वो टूटेगा हम 200 EMA की तरफ जाएंगे। और ये मैंने 12 बजे भी बोला कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स नाउ, अपनी शॉर्ट को आप कवर कर लीजिए। मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था जब मैं इस बात को बोल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि निफ्टी बैंक 20 EMA नहीं तोड़ रहा है। पहली चीज मैंने क्यों कहा शॉर्ट कवर कर लीजिए, एक तो देखिए आप 25,800 से 600, 600 से 700, 700 से 500, 500 से 300, 300 से 250 हो गए, कहीं तो आप अपनी शॉर्ट कवर करेंगे श्रेया। तो पहली चीज ये थी। दूसरा था निफ्टी बैंक 20 EMA नहीं तोड़ रहा था, और तीसरी चीज थी कि निफ्टी आईटी द मोस्ट, आई मीन जिसे कहते हैं ना, आई मीन क्या शब्द का इस्तेमाल करूं मैं यहाँ पे, ओवरसोल्ड, शायद मेरे ख्याल से ओवरसोल्ड शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आज नहीं गिर रहा था, वो आज डटा हुआ है 0.75% का गेन लेकर, वो अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ जो मेरे हक में नहीं थी, वो थी सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स। बट श्रेया, ये मेरा मानना है, मैं शुक्रवार को कभी भी अगर शॉर्ट सुबह कॉल देता हूं, तो अंडर द इंप्रेशन ऑफ सिंकिंग यूएस फ्यूचर्स में कुछ नहीं बोलता। मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता हूं इस पर। मैं माइट भी गलत जा सकता हूं, मंडे मॉर्निंग को मैं शायद बिल्कुल गलत जाऊं, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं ट्रस्ट करता हूं अपने लेवल्स पे, अपने स्ट्रक्चर पे, अपने, अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। तो सुबह शॉर्ट दी थी, क्लोजर टू RS2, क्लोज योर ऑल शॉर्ट एंड गो न्यूट्रल। इस क्लोजिंग में भी निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं रिकमेंड कर रहा हूं। जो ट्रेड था वो सुबह था, कवर कर लिया। कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूएस फ्यूचर्स में भी रिकवरी है, बट स्टिल दे आर डाउन। कंसिडरिंग द फैक्ट निफ्टी बैंक 20 EMA नहीं तोड़ रहा है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ओवरसोल्ड निफ्टी आईटी अब कोलैप्स नहीं हो रहा है, मैं यहां पर वकालत उसी बात की करूंगा, गो न्यूट्रल। और ये शॉर्ट तो हमने 12 बजे के आसपास 20 रुपये कवर करवा दिया था श्रेया। ये तो निफ्टी की बात हो गई, लेवल्स बताएं आपने, अभी फिलहाल न्यूट्रल जाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, एक पल था काफ़ी भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी, अब 60,806 पे कर रहा है कारोबार, अभी भी वीक नज़र नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? शायद देखिए, मैंने एक बात कही थी, निफ्टी बैंक इज टायर्ड। क्या होता है, आप चलने के बावजूद निफ्टी नहीं चल रहा, आप चले, आपके चलने के बावजूद निफ्टी आईटी नहीं चल रहा। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, है ना। आपने कहा जनाब मैं बहुत चल चुका हूं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चलूंगा। आगे की ड्यूटी किसी दूसरे सेक्टर और इंडाइसिस को परफॉर्म करनी है। रिलायंस नहीं चल रहा, आपका HDFC बैंक सिंक हो रहा है, आपका प्राइवेट बैंक्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आईटी सिंक हो रहा है, तो मैं अकेला कितना दारोमदार रखूंगा। पर एक चीज़ श्रेया याद रखिएगा, 61,000 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई है निफ्टी बैंक पर। और इसीलिए मैंने कहा था सुबह, पॉइंट क्या है निफ्टी बैंक को ट्रेड करने का? पॉइंट इज दैट बाय द डिप टुवर्ड्स बेस 1। अब बेस 1 क्या है? बेस 1 है 20 EMA, बेस 1 है 60,500 का पुट राइटर। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से 541,733 और एग्जैक्टली 633 का लो लगाया गया। अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स इन अ वीक एनवायरनमेंट रिट्रेस हुआ, लेकिन अपने 20 EMA को एक सपोर्ट मान के चल रहा है। 633 से 733, 733 से 833 ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर स्क्रीन पे आपको 60,900 और 61,000 मिल जाए तो फिर बुक करके बाहर निकल जाइए, अगर आपने इस कहे के मुताबिक ट्रेड किया है। अभी श्रेया कुछ दिन के लिए निफ्टी बैंक को ऐसे ही ट्रेड करेंगे, बट एक मैं सर्कमस्टेंसेस और जोड़ देता हूं। हमने यूएस फ्यूचर्स को सिंक होते हुए देखा है, हमने आज हल्का सा निफ्टी बैंक को भी सिंक होते देखा, लेकिन कंट्रोल डिप था। अगला फेज निफ्टी का ऑन द डाउन साइड, दोनों रखिएगा इंडस्ट्री डायरेक्टर साहब, एक तरफ निफ्टी रखिएगा, एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा। अगला साइड डाउन साइड निफ्टी पर मैं तब खेलूंगा जब निफ्टी बैंक 6500 के जोन को तोड़ जाएगा, जब निफ्टी 60,500 को तोड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं।
आपका निफ्टी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। आपको उसको जितना निफ्टी को थ्रस्ट देना था दे दिया। नाउ यू नीड सम मोर आई थिंक, जिसे कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स, आपको कुछ और ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो आपके डाउन साइड को स्पॉन्सर करें। सो बिलो 250, 25,250 को अगर निफ्टी के नीचे जाना है इसके, तो उसके लिए ब्रेक डाउन निफ्टी बैंक में जरूरी है, अन्यथा हम फर्दर शॉर्ट इस ट्रेजेक्टरी में निफ्टी को श्रेया नहीं करेंगे। ये मेरा व्यू था निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। श्रेया, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू समझ लिया, लेवल समझ गए, ऐसे ही अप्रोच करना है आपको इंडेक्सेस पे। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी वीक है। तो शुरुआत करेंगे, देखिए ब्रथ की तस्वीर भी रख दी आपके सामने, काफ़ी वीक नजर आ रहा है मार्केट। तो शुरुआत गिरने वाले स्टॉक्स के साथ करते हैं क्योंकि देखते हैं कि इस गिरावट में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से गिरे हैं। निफ्टी में देखिए आप, भारतीय एयरटेल 2.5% की गिरावट, जब से इसने अनाउंस किया NBFCs में एंट्री तब से और कमज़ोर हुआ। हालांकि उससे पहले भी भारतीय एयरटेल कमज़ोर ही नज़र आ रहा था चार्ट्स पे, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है लंबी अवधि के नज़रिए से। डॉक्टर रेड्डीज 2% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सत्र में। इसको भी लेकर जो खबर आई थी परसों सेमाग्लूटाइड को लेकर, तो उसका एक असर आज के सेशन में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। HDFC लाइफ काफ़ी चला ये स्टॉक, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 2.5% नीचे है। इंटरग्लोब एविएशन 2.5% के करीब गिरता हुआ आज के सेशन में। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, तो एंजल वन आपको नजर आएगा 4.5% ज़्यादा की गिरावट के साथ। कैम्प्स देखिए 3% ज़्यादा लुढ़क गया, कल तो एडजस्टमेंट भी हुई है एंजल वन में, काफ़ी पेन में। और L&T फाइनेंस 0.3% की गिरावट, वो जो बिहार में माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका एक असर पूरे माइक्रो फाइनेंसिंग स्टॉक्स में आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस खराब मार्केट में भी चले क्या हैं, उन स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं। इन्फोसिस IT देखिए 1% के करीब करीब मजबूत आज के सेशन में। इन्फोसिस 1.5%, HCL टेक 1.5% और अपोलो हॉस्पिटल, अगर आप देखिए हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस में ठीक ठाक रैली कल के सेशन में भी देखा, और आज भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें तो चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रेंट भी था लिस्ट में शुमार, जहां पर आज खरीदारी हुई है। डिक्सन टेक आज चढ़ गया, काफ़ी दिनों से कब से ये टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज खरीदारी हुई है निचले स्तरों में, तो 4.5% की तेजी यहाँ पर। ऑयल इंडिया 3.5%, पॉलीकैब वायर केबल स्पेस में अच्छी रैली है, 2% चढ़ते हुए नजर आए हैं, और पेट्रोनेट LNG में भी लगभग 2.5% की तेजी है। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर इस खराब मार्केट में भी बाइंग होती हुई नजर आई। लेकिन इस शो में क्या होगा, कमाई का अड्डा में आपको समझाते हैं कि शो फ्लो क्या होगा। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे MOFSL की स्नेहा पोदार जी, और टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री और पंकज आंध्र जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि छोटी NBFCs में तेज गिरावट क्यों आई है। फिर 2:20 पर MSCI रीबैलेंसिंग की डिटेल्स लेकर आएंगी नुपुर जैन कुनिया। 2:30 बजे फरवरी ऑटो बिक्री का अनुमान लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि रेडिंगटन का शेयर क्यों भागा है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जी, और 3:10 पर डीलिंग रूम चेक होगा। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल, साथ ही 3:20 पर नुपुर जैन कुनिया अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स लेकर आएंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब मेहमानों से बातचीत करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे एक एक करके टेक्निकल और डेरिवेटिव ट्रेड्स यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला ट्रेड प्रकाश सर के सुनने से आएगा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू। आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा चेन्नई पेट्रो पर। चेन्नई पेट्रो बढ़िया लगता है चार्ट, जो स्ट्रक्चर है 3 हफ्ते की गिरावट है, उसके बाद एक अपमूव मिला है, तो मुझे लगता है ये अपमूव कायम है। ट्रेड करें 952 पर चेन्नई पेट्रो, स्टॉप लगाएंगे करीब 942 पर, 10 रुपए का। टारगेट 970 पॉसिबल है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं चेन्नई पेट्रो पे, हो सकता है 1000 भी देखने को मिले नेक्स्ट वीक चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो गाबासर को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार ऐसे मार्केट में भी 4% की तेजी के साथ। और क्विक सिंगल में चंदन जी ने भी सुझाया था चेन्नई पेट्रो, तो अभी भी और अपसाइड दिख रहा है गाबासर को, तो खरीदारी के राय यहाँ पर फोकस में रखे। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। क्लियर ब्रेकआउट वोल्टास में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों का ही असर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो वोल्टास को खरीदने की सलाह रहेगी। 1573 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक 1600 की तरफ बढ़ना चाहिए, तो करंट लेवल पे बाई करने की सलाह है। 1560 का स्टॉप लॉस लगाए और 1603 तक के टारगेट वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास 1575 पे आपका बाय कॉल है। वोल्टास बढ़ते तापमान का पूरा अगर आप देखें यहाँ पे फायदा उठाता हुआ 1576 पे क्लियर कट ब्रेकआउट केस। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया करेक्ट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन देखने को मिला 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड। आज स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 479 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 510 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 13 रुपए के नीचे लगा के रखना है और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 30 रुपए के आसपास के रहेंगे 500 वाले कॉल ऑप्शन में। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, ऑयल इंडिया ऑयल एंड गैस स्पेस अगर आप देखें तो 0.5% की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, तो यहाँ पर खरीदारी कराए मानस जी की तरफ से आ रही है। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं अभी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, सेल साइड का ट्रेड रहेगा प्रेस्टीज। मुझे लगता है इस सेक्टर में जो वीकनेस है उसको थोड़ा लीड कर रहा है, आप कह सकते हैं प्रेस्टीज, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो 1 नॉट ज्यादा वीक लग रहा है प्रेस्टीज का। तो सेल रहेगा प्रेस्टीज, स्टॉप लॉस होगा 1425 का और जो टारगेट दिखता है वो 1350 1340 तक का फॉल प्रेस्टीज में आना चाहिए। प्रेस्टीज स्टेट्स 394 पे आपका सेल कॉल है। पंकज रांदेड़ जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, कमेंस इंडिया के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर लेवल से एक बहुत शार्प बाउंस दिया हुआ है, वी शेप की रिकवरी यहाँ पर विटनेस हुई है। 5005 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 4960 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 5060 5100 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। कमेंस काफ़ी स्ट्रांग है ये चार्ट्स पर और पंकज जी कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी कीजिए। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक रिकैप फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, ताकि आप जॉट डाउन कर पाएं। गाबा से कह रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 970 के टारगेट है, 942 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी कह रहे हैं कि वोल्टास यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो 1600 के टारगेट के लिए चेज कीजिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस जी का कहना है कि ऑयल इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टारगेट उनकी तरफ से आए हैं 510 के और 469 का 79 का, माफ़ कीजिएगा, 479 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ये कैश के टारगेट स्टॉप लॉस हो गए। एक बार एफएनओ का भी रख सकते हैं कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस स्क्रीन पर अगर है तो 30 के टारगेट है, आपको 500 का कॉल पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर और 12.9 का लगाना है स्टॉप लॉस। राजेश सातपति जी कह रहे हैं कि प्रेस्टीज एक लौता सेल कॉल अभी तक फिलहाल आया है, काफ़ी वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट पूरा रियल्टी पैक देखें तो काफ़ी वीक है, तो 1340 के नीचे तक के टारगेट, 1350 तक के और 1425 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और पंकज रांदेड़ जी ने कमेंट्स चुना है चार्ट्स पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से और अभी भी उम्मीद जारी है, तो 5100 तक के टारगेट है एक्सपेक्टेड है, 4960 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट कमज़ोर है और ऐसे में क्या मौके हैं बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक? स्नेहा पौदार जी से जानते हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। मैं इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पे एस्ट्रल को पिक करना चाहूँगी। तो एस्ट्रल जो प्लास्टिक पाइप सेगमेंट को बिलोंग करती है, ओवरऑल इंडस्ट्री में जो एक डाउनटर्न फेज काफ़ी लंबा चला वो ओवर होने आ रहा है। चाइना की तरफ से जो काफ़ी अग्रेसिव डंपिंग एक्टिविटीज़ देखी जाती थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट है एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल लेवल पे कुछ कैपेसिटीज शट डाउन भी हुई है। सो जो प्राइसिंग प्रेशर थी वो थोड़ी ईज आउट हो रही है एंड ओवरऑल यहाँ से डिमांड में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, स्पेशली डोमेस्टिक फ्रंट में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने केपेक्स में अर्बन लेवल पे काफ़ी अग्रेसिव स्मार्ट सिटी वगैरह की तरफ पुश किया है एंड एट द सेम टाइम रूरल फ्रंट पे अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट की केपेक्स वहाँ पे भी अग्रेसिव है एंड प्लस एमएसपी प्राइसेस भी हाइक की गई हैं। तो दोनों ही अर्बन एंड रूरल डिमांड में एक रिकवरी दिखाई दे रही है। सो डिमांड रिकवरी के साथ प्राइस हाइक्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इनकी जो पेंट सेगमेंट है वहाँ पे जो बिरला ओपस की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव एक प्राइस वॉर चल रहा था, वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बिरला ओपस ने प्राइस हाइक इनिशिएट किया है, तो ओवरऑल यहाँ से 3-4% और प्राइस हाइक सभी पॉसिबिलिटी है। सो एस्ट्रल की जो एडेसिव सेगमेंट है वो एबिटा पॉजिटिव टर्न होने के चांसेस है FY27 में, तो दोनों ही सेगमेंट में रिकवरी के कारण अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो एस्ट्रल को 2000 के टारगेट प्राइस से रडार पे रखा जा सकता है।
ओके एस्ट्रल 1672 बट यस वाकई अगर आप देखें अभी आप इसको कुछ भी कह लीजिए होम इम्प्रूवमेंट रियल स्टेट इंसलरी केबल वायर कुछ भी कह लीजिए इट्स फायरिंग ऑल सिलेंडर्स एस्ट्रल आज भले ही बैकफुट पे लुक एट पॉलीकैप 2% ऊपर ऑल टाइम हाई 8700 लुक एट केआई इंडस्ट्रीज 2% ऊपर बट इस पर एक टेक्निकल चेक लेते हैं उसके बाद अगर आप देखें तो शायद एक फंडामेंटल आउटलुक भी ले लेंगे इस पे मानस इस पूरी बास्केट में अभी क्या क्या चीज़ करना चाहिए आई मीन ये सिर्फ अभी एक मार्च सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है ना स्टॉक्स रेंज तोड़ रहे हैं मल्टी मंथ रेंज तोड़ रहे हैं एक पोजिशनल ट्रेड इस पूरी बास्केट में नॉट एग्जैक्टली पॉलीकैप कहाँ कहाँ पॉसिबल लग रहा है आपको? देखिए सबसे बढ़िया तो केईआई ही है। केईआई में अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफी बेहतर चार्ट दिखेंगे। स्टॉक ने ऑलरेडी मूव दिखाया है लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हैं क्योंकि स्टॉक ने अपने मेरे ख्याल से जो 2024 का हाई था उसको भी ब्रीच किया है 5000 का वो हाई था उसको भी ब्रीच कर दिया और वहां पर सस्टेन हो रहा है तो काफी कुछ पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि कभी भी कोई डिप मिले तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं 4790 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेंगे। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5400 के आसपास का होगा। ओके 5400 के टारगेट देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेज़ी और 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डेज हाई पर पूरा स्पेस अगर आप देखें पॉलीकैप का भी जिक्र हो रहा था अच्छा करता हुआ। कुछ और काउंटर्स देख रहे थे ऐसे मार्केट में भी जो कोशिश कर रहे हैं। एक बार कोल इंडिया रखिएगा स्क्रीन पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ ऊपर आता हुआ टाइटन हम पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहे थे इस पर एक चेक लेने की तो टाइटन भी कोशिश कर रहा है लेकिन ट्रेंड में आज अच्छी स्ट्रेंथ है 2% करीब 2% की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है डेज हाई पर कारोबार। लेकिन पंकज आंध्र जी ट्रेंड का चार्ट आप देखिए लोग फंसे हुए हैं हाई साइड पर और अभी भी इसकी बीच में तो चलता है लेकिन कन्विक्शन नहीं बन पाता। ट्रेंड कैसा है चार्ट्स पर जिनके पोर्टफोलियो में अब क्या करें और क्या लगता है कि आपको यहाँ से जो लॉस में उनका मुनाफे में तब्दील होगा ट्रेंड पर आपकी राय? श्रेया जी देखिए पिछले 2 हफ्तों से लगातार इसके अंदर गिरावट देखने मिल रही है लेकिन आज का अगर कैंडल हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है और बहुत बढ़िया तेजी दे रहा है। वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट यहाँ पर विटनेस हुआ है। मुझे लगता है जब तक ये 3940 अगर क्रॉस हो जाता है तो एक 4030 और 4100 रुपए तक के प्राइसेस यहाँ पर देखने मिल सकते हैं और इसका जो बेस बना हुआ है 3840 का जो आज का लो है उसको स्टॉप लॉस की तरीके से मेंटेन करना होगा। मेरी तरफ से इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। ओके खरीदारी कर सकते हैं ट्रेंड पर। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फिलहाल ये ट्रेंड पर व्यू हो गया। लेकिन अगर आप देखें आज मार्केट में छोटी एनबीएफसीज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह हमने खबर भी बताई थी और खबर ये है कि बिहार सरकार ने माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन बिल पास किया है जिसका असर इन कंपनीज पर देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर इस वक्त। लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं और डिटेल में समझते हैं फिर से आशीष से। आशीष गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने बताया कि जो बिल पारित हुआ है इसके चलते जो ऑपरेशनल एक हैजल यहाँ पर देखने को मिलती है एनबीएफसीज की तरफ से, खासतौर पर जो छोटे लोन जिसे हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं इनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब दरअसल आप देखें तो स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है लेकिन साथ में एक और कंडीशन ये भी जोड़ दी गई है कि कोई फ्रेश डिसबर्समेंट हो रहा है तो उसके भी वित्त विभाग से यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लायंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में कुछ और नियमों को इसमें जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो रिकवरी के गलत तरीके इस्तेमाल किए जाते उस पर रोक दी। हालांकि ये रेगुलेशंस आप देखें तो जो बोरोअर है इसके पक्ष में उसके हित में ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन कंपनीज के लिए दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ से लोन ग्रोथ बहुत धीमी पड़ जाएगी। वैसे भी पिछले 2 क्वार्टर में ही आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी आपको देखने को मिली है। अब ऐसे में आना ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा और आगे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इसी खबर के ऊपर IIFL कैपिटल की तरफ से एक नोट देखने को मिला है जहां पर ये बता रहे कि जैसे कर्नाटक में हमने देखा था कि 2025 में कुछ रेगुलेशंस आए थे, इसी की तर्ज पर यहां पर ये नए ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। हालांकि RBI रेगुलेटेड जो कंपनियां हैं इसे इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन MFI सेक्टर यानी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वाला जो सेक्टर है इसकी बिहार में अगर आप देखें तो जो निर्भरता है तकरीबन 15% के आसपास की है और साल भर में यहाँ पर थोड़ी सी डी ग्रोथ ही आपको देखने को मिली। वैसे भी बड़ा टफ सा मार्केट है ये लेकिन एनबीएफसी इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा और जो स्टॉक्स की चर्चा हम कर भी रहे हैं सुबह से लगातार जिनमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। छोटी एनबीएफसी के साथ जो बैंक जिनका माइक्रो फाइनेंस जैसे बंधन बैंक हो गया
इनके ऊपर भी बड़ी दिक्कत की बात है। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखें तो तकरीबन एक्सपोजर निकल कर आता है 45% का, L&T फाइनेंस 17% है, मैनेजमेंट खुद आके बताकर गया है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 17% है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 11% है और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण क्योंकि बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है तो तकरीबन 5%। लेकिन साथ में आप देखें तो यहाँ पर इन सभी जो NBFCs हैं इनमें आज आपको बड़ी गिरावट नजर आएगी। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसका है आशीष? L&T फाइनेंस का ना, कितना? 45 बताया आपने। L&T फाइनेंस का 17% है बिहार में। 45 किसका था? 45 किसका था? 45 है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्नेहा जी, आपकी राय क्या? आई मीन मुझे याद है रिकवरी के तौर तरीकों का एक बार एक इंसिडेंट हुआ भी था, दैट वाज M&M फाइनेंस। बट आपकी राय क्या है? आई मीन कैसे देखेंगे आप इशू को? और रिकवरी पैटर्न इन कंपनियों का वैसे ही बहुत टफ होता है, इस पे कई बार ये चर्चा का विषय बन भी चुका है। बट इस बिल का पास होना बिहार में एक बड़ा मार्केट है, आई मीन 15 से 45% अगर आप देखें डेविएट कर रहा है इनका मार्केट शेयर, वहाँ पे एक बड़ा अगर आप देखें लेंडिंग करती हैं कंपनियाँ। कैसे रीड कर रही हैं आप इस बिल के पास होने का? कैसा इम्पैक्ट देख रही हैं आप? देखिए हमारे हिसाब से बिहार में जो बिल पास हुआ है वैसे भी जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है उनको इस दायरे से बाहर रखा गया, तो इम्पैक्ट एनीवेज लिमिटेड होना चाहिए। एंड एक ये सेंटिमेंट आज थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम लॉन्गर पिक्चर देखें तो ये एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में, मजबूत करने में हेल्प करेगा। शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लोन ग्रोथ में इम्पैक्ट उसका देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म में एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा शार्प रहेगी। एंड एट द सेम टाइम जैसा कि आपने सुना भी, जब कर्नाटक और तमिलनाडु में ये पास हुआ था तो उसका एज सच कोई मेजर आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दिखा था, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हम बिहार की तरफ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सो इस स्पेस में रिकवरी जस्ट स्टार्ट हुई है। इस समय ये बस न्यूज़ आना थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेस करता है कि रिकवरी यहाँ से सस्टेन कर पाएगी कि वापस से ये थोड़े से मंदी फेज में चले जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म डेफिनेटली ये सेक्टर तो अब वापस आउट ऑफ फ्लेवर हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका एज सच मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कोई मेजर इम्पैक्ट लंबी अवधि की नज़रिए से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो स्क्रीन पर है, दबाव में है। L&T फाइनेंस एक बार लेकर आई है स्क्रीन पर, और आज जिस तरीके से गिरा है वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है, लेकिन 6 महीने का चार्ट रखते हैं एक बार स्क्रीन पर। 6 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने 33% से ज़्यादा के रिटर्न, ऑलमोस्ट 34% के रिटर्न थे। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर जी, 34% के रिटर्न। तो राजेश सातपुते जी, L&T फाइनेंस शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन 6 महीने का चार्ट अच्छा लग रहा है। क्या किया जाए जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है? क्या वो इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, हाथ लगाएं, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? आपकी राय? श्रेया देखिए, मुझे लगता है फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें रैली तो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन इसमें एक रनिंग करेक्शन है जो अभी बाकी है। L&T फाइनेंस का चार्ट देखो तो 300 के ऊपर एक ब्रेकआउट था जो फिजल आउट हो रहा, तो यहाँ पे एक बुल ट्रैप सिचुएशन है। अगर आज का डेटा भी देखे तो ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 13-14% एंड प्राइस इज डाउन बाय 4.5%। दैट शोज कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो ये कहाँ तक टूटेगा? तो अगर मैं चार्ट सही देख रहा हूँ, यानी वीकली चार्ट पोजिशनली, तो इसका जो मेजर सपोर्ट बनता है वो 260-265 के रेंज में बनता है, जहां पे एक बार के लिए सेटल होगा। प्रोबेबली अगर किसी को लेना है तो एक अच्छा लेवल हो। ओके, फिलहाल तो अवॉइड करना है। चलिए, राय हमने जान ली L&T फाइनेंस पर, हमने चर्चा कर ली जिन स्टॉक्स में आज कमजोरी है, लेकिन एक बार रखिए स्क्रीन पर रेडिंगटन आज 16% अप है कमजोर बाजार में भी, लेकिन इस स्टॉक में चल के आ रहा है इतनी गजब की तेजी आज के सेशन में क्यों आई है, ये आशीष से समझते हैं फिर से। आशीष, रेडिंगटन 16% अप आज के सेशन में, क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सुबह से शुरुआत 9-10% की तेजी के साथ हुई, उसके बाद स्केल अप कर गया। काम की खबर है सबकी, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप शायद प्रो मैक्स कैटेगरी वाली, आईफोन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, आप जो हायर एंड वर्जन वाले होते हैं अब उसके लिए। अब दरअसल आप देखें तो टिम कुक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि कई नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात पर फोकस ये है कि जो लो कॉस्ट वाले, अच्छा एप्पल के लो कॉस्ट भी बड़े महंगे लगते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और सोमवार को यानी 2 मार्च को अगर आप देखें तो यहाँ पर होंगे। उसके बाद 4 मार्च को मीडिया की तरफ से ब्रीफिंग भी होगी। एप्पल के इवेंट अपने आप में देखें तो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, पूरी दुनिया की कवरेज यहाँ पर रहती है, नजरें टिकी रहती है कि अब क्या प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो इसके चलते आप देखें तो एक्स पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जहाँ पर वो अपने वो आइकॉनिक सिल्वर वाले मैकबुक के
लोगों के साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो क्या हो सकता है, एक बार बता देता हूँ। अब पिछले साल हमने देखा था कि 16E वर्जन लॉन्च हुआ था, तो एक तो आईफोन 16 होता है, प्रो होता है, प्रो मैक्स होता है। ये 16E थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है, इसमें वो कैमरा वैमरा में थोड़ी सी आप देखें तो लो क्वालिटी आपको मिलती है, सस्ता होता है। इस बार इसी की तर्ज पर फोकस है और 17E ये लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा आईपैड्स और मैकबुक, इसके भी जो लो कॉस्ट वर्जन है ये देखने को मिल सकते हैं। तो अब नया लॉन्च है, हाइप है, और एप्पल के प्रोडक्ट्स तो हम देखते हैं कि जब भी लॉन्च होती है, यहाँ BKC में एक स्टोर है, सुबह से ही कतार लगना शुरू हो जाती है, एक दिन पहले से इनफैक्ट कतार लगना शुरू हो जाती है। किसी भी बड़े शहर में आप देखें तो हाइप तो बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, इस हाइप का हर बार फ़ायदा देखने को मिलेगा रेडिंगटन में। जब जब एप्पल के लिए कुछ नया लॉन्च होगा, कोई खबर आती है, इस स्टॉक में शायद ऐसा भी होता है कि एप्पल से ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिले। फिलहाल 16% ऊपर है। अब सीधे तौर पर तालमेल ऐसा है कि बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है रेडिंगटन, लेकिन अभी भी एप्पल के, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ऑलमोस्ट 33% रेवेन्यू इनकी एप्पल से आती है। सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो पिछले क्वार्टर में 30% एप्पल से रेवेन्यू आई थी इनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री से। इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 33% आई थी। तो अगर ये लॉन्च बढ़िया हो रहा है तो आगे भी हो सकता है कि रेडिंगटन में आपको बढ़िया बस देखने को मिले। फिलहाल डे हाई पर स्टॉक। बिल्कुल डे हाई पर है। और आशीष, ज़माने में कितने दुख है ना, दुख कमी नहीं होता है ना। आदमी हिम्मत करके 16 ले तो 17 आ जाता है, और जिसने हिम्मत करके 17 ली तो अब 18 आ रहा है ना। दुख कमी नहीं होता है। रेडिंगटन पे आपकी राय स्नेहा जी क्या है? आई मीन टेक्निकली तो इट्स इंट्राडे पुल बैक, बट यस ये नए आने वाले लॉन्चेस और इंडिया में जितने वॉल्यूम जनरेट कर रहा है आईफोन, उसको देखते हुए रेडिंगटन पे आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट क्लास ऑल टुगेदर। क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए, रेडिंगटन हम ऑफिशियली कवर तो नहीं करते, बट इसकी जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है काफ़ी अच्छा कर रही है। जबकि कंपनी इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से डाइवर्सिफाई करके काफ़ी न्यू सेगमेंट्स इन्होंने ऐड किया है। इनफैक्ट इन्होंने रिसेंटली क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में फोरे किया था, जो कि इनकी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और एट द सेम टाइम ये हाई एंड जो AI इनेबल्ड एंटरप्राइज पीसीज है, उस सेगमेंट में ये इन्होंने किया है, जो कि ऑलमोस्ट अभी 25% कंट्रीब्यूट कर रही है इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। तो जो न्यू सेगमेंट्स है वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है, एंड ग्रेजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट है, वहाँ पे ये अपना ओवरऑल प्रोपोर्शन कम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब भी न्यू लॉन्चेस की बात आती है, डेफिनेटली इस स्टॉक में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। जब तक ये मीनिंगफुल 20-25% कंट्रीब्यूट करेगा सेगमेंट, सो इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा इस स्टॉक पे। ओके, रेडिंगटन पे फिलहाल ये व्यू हो गया, लेकिन वीरेंद्र जी, मुद्दे की बात तो छोड़ी थी आपने। लो कॉस्ट हो रहे हैं कई सारे सामान के, तो क्या खरीदेंगे आप? मुझे पता है आप बचत में काफी विश्वास करते हैं, इसलिए आपके लिए ऑप्शन सब। मेरे लिए मतलब आईफोन का, आईफोन, मैकबुक सब। मैं अभी तक आईफोन यूज नहीं किया श्रेया, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग। नॉट अ फैन ऑफ आईफोन? नहीं, मेरे घर में सबके पास आईफोन है, लेकिन मैंने यूज नहीं किया अब तक। मैंने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ अब जाऊंगा, लेकिन जब जाऊंगा तो फिर आईफोन और उसकी घड़ी दोनों, मतलब एप्पल की दोनों, अगर आप देखें घड़ी दोनों लूंगा, यूज करूंगा जब भी। ओके, तो ये तो बात हो गई आईफोन एप्पल की, चर्चा कर ली। अच्छा, इस बीच हमारे साथ अब CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी भी जुड़ रहे हैं। अनुज सर, गुड आफ्टरनून और स्वागत है क्लोजिंग शो में। आपको ही वेलकम करें। लेकिन वो 11 बजे वाली हमने चर्चा सुनी पूरी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही सर, और जिस तरीके से विजय केडिया जी ने पूरे गाने के तौर पर समाप्त किया है, काफ़ी अच्छा रहा सर। क्या सार निकला उससे, अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता पाए 1-2 लाइन में तो? देखिए श्रेया, असल में होता क्या है कि जब हम ये शो कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस दिन की बात कर रहे होते हैं, उस घंटे की बात कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऑडियंस है या यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, वो पूरा का पूरा डेकेड्स की बात करते हैं, ईयर्स भी छोड़ दीजिए। वो 2047 में भारत कहाँ पर होगा, भारत की मार्केट कहाँ पर होगी, कौन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में पैसा बनेगा, आपको क्या करना है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक्स को, मतलब इनके स्टॉक्स अगर 100 गुना ना हो तो वो इनकी अंडर परफॉर्मेंस होती है। तो 100 गुना तो मिनिमम क्राइटेरिया है इन एक्सपर्ट्स के लिए। लेकिन 100 गुना पैसा बनाने के लिए आपको
पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। कई बार आपको इस तरीके की बेयर मार्केट्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कि इस समय चल रही है, जिसमें स्टॉक्स 30-30, 40-40, 50-50% करेक्ट भी होते हैं। क्या हर कोई वो उस तरीके की कैपेबिलिटी रखता है? नहीं रखता है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है, बट समिट काफ़ी अच्छी जा रही है। शाम को प्रधानमंत्री जी भी आएँगे और उनसे होपफुली मिलने का मौका मिलेगा। पीयूष गोयल जी आए और अश्विनी वैष्णव जी आए, उनसे मिलने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बातचीत हुई थोड़ी देर। तो समिट अच्छी जा रही है, बिल्कुल। अच्छा अनुज, मैं कुछ देर पहले आपकी मंत्रणा को, उस बातचीत को सुन रहा था, सुनने का मौका मिला। आपने एक प्रश्न दागा था इस पूरे पैनल से, एआई को लेकर, एआई की चिंता को लेकर, और उसका जवाब क्या मिला आपको? उसको कैसे खेलना है इंडियन इन्वेस्टर्स को? देखिए, एक जवाब जो मिल गया कि हम एनवीडिया नहीं बना पाएंगे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या हम आगे जाते हुए, या हम एंथ्रोपिक नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या हम आगे जाते हुए इन कंपनियों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या हम इन कंपनीज को वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या भारत उसमें वो लीड ले पाएगा? तो आई थिंक उसका जवाब मोर और लेस था कि हाँ, वो हम कर पाएंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि एआई चैलेंज तो है हमारे लिए, लेकिन उसको चैलेंज के साथ साथ आप अगर एज एन अपॉर्चुनिटी भी यूज करेंगे तो वो भी आपके लिए कारगर रहेगा। लेकिन विदाउट अ डाउट आई थिंक, देखिए वीरू, मैं एक बार एक चीज पर आता हूँ। जब वो एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां 2700 एम्प्लॉयज के साथ इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेती हैं, जब आप पूरा मार्केट कैप सारी भारतीय कंपनियों के मार्केट कैप से ज्यादा हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग बेल तो है। अब अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। एआई की वजह से, सॉरी मेरा थोड़ा सा फोन यहाँ हिल रहा है, एआई की वजह से जॉब लॉसेस भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसको अडेप्ट कर पाए। और अभी एक और चीज कहूंगा ना वीरू, अभी किसी को पता भी नहीं है कि ये कैसे इवॉल्व होगा। आई थिंक हम में से काफी लोग वी आर शूटिंग इन द डार्क, तो थोड़ा सा उसका भी इशू है। लेकिन देखिए जो मार्केट आजकल कर रहा है, आज सुबह भी हमने एक बात की थी कि इस समय मार्केट में जो ट्रेड चल रहा है वो है सेल इंडिया। ये फैक्ट है। आज का भी अगर आप मुझे एक बार इंटरडे दिखा दें निफ्टी का, वैसे मैंने ज्यादा मार्केट ट्रैक नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि मार्केट प्रेशर में ही रहा होगा पूरे दिन। आज तो हम क्लियरली ऑलमोस्ट 200 डे देख लिया। देखिए, हाँ 200 डे देख लिया आज हमने। हाँ हमने तो बिल्कुल बिल्कुल वीरू, देखिए और आई थिंक हमने 3-4 दिन पहले ये बात की थी कि जो थर्सडे की, जो पिछले ट्यूसडे की जो कैंडल बनी थी ट्यूसडे की, वो कैंडल इतनी खराब थी कि आप ये 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ेंगे। और आज तो बैंक निफ्टी ने भी गिव अप मार दिया। देखिए वो 60-800 का लेवल बैंक निफ्टी ने भी तोड़ दिया। हालांकि निफ्टी आईटी आज ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन है अभी भी निफ्टी आईटी सबसे वीक। तो कई बार मार्केट में ना ये पैराडॉक्सेस आते हैं इस समय। तो निफ्टी आईटी में भी इस समय ब्लाइंडली अगर आप गैप अप में सेल कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। ये देखिए एक चीज लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा, हम ना लास्ट फेज ऑफ ये क्रंचिंग बेयर मार्केट से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप, एडवांस डिक्लाइन, अगर ये सब देखेंगे आप मार्केट का, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं इस मार्केट में। ये आउट एंड आउट बेयर मार्केट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं थ्रोइंग इन द टॉवल के बाद जो थोड़ा सा एक फेज आएगा। अगले 3-4 महीने आपको टेस्ट करेंगे इस मार्केट में। ये मेरी कॉन्वर्सेशन से भी निकल कर आया था जब मैंने रमेश दमानी जी से, मधु केला जी से और विजय केडिया जी से इस इवेंट के बाद, क्योंकि इवेंट में तो हमें 30 ही मिनट मिले थे, उसके बाद मैं उनके साथ जब बैठा था तो जो निकल कर आया था वो यही निकल कर आया था कि अगले 3-4 महीने काफी टफ रहेंगे मार्केट के लिए। लेकिन इन 3-4 महीनों में अगर आप अपना पेशेंस, अपना पैसा बचा पाएंगे, पैसा बचाना जरूरी है। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर आप जबरदस्ती में ट्रेड ढूंढेंगे और उसमें अगर अपना पैसा गवा देंगे तो वो अलग बात है, वरना अगर आप पैसा बचाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी इस मार्केट में। तो अनुज जी, पैसा बचाना है तो क्या मार्केट से पैसा निकाल लें तभी बचेगा? क्योंकि बाय द डिप्स की बात होती है, वो डिप्स पता नहीं कहाँ है जी। ऐसा नहीं है श्रेया। देखिए ऐसा नहीं है। ये आप एक चीज समझिए कि मार्केट में सब कुछ नहीं कर रहा है। आज भी कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आप रेडिंगटन डिस्कस कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से देखना होगा और फिर ट्रेड लेनी होगी। चलिए अच्छा, अब मुझे जाना होगा, तो बिकॉज इवेंट का सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे थोड़ा जाना होगा वीरू, श्रेया, अब आपको संभालना होगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने वक्त निकाला और अपनी राय रखने के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब अगला शो कुछ और भारत मंडपम में, हाँ 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे तो और बड़ी कवरेज आप सिर्फ देखेंगे सीएनबीसी आवाज़ पर, इनफैक्ट न्यूज़ 18 पर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब शो में कविता जी भी जुड़ रही हैं।
कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ट्रेड क्या होगी? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो काफी डल सा मार्केट है और हियर मुझे लग रहा है कुछ ग्रीन शूट्स जो है शॉर्ट कवरिंग मूव एपीएल अपोलो ट्यूब्स में बनते हुए दिख रहे हैं। काउंटर कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस डे हाई को सरपास करने की। फ्रॉम हियर मुझे लगता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2220 2220 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2275 2300 के प्राइस मूव के लिए। सो एपीएल अपोलो विल बी द बाय ट्रेड। एपीएल अपोलो ट्यूब्स अच्छी स्ट्रेंथ, 0.5% के करीब करीब चढ़ते हुआ, और इस खराब मार्केट में भी देखें तो आप इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। चलिए, वक्त हो रहा है इस वक्त का कैश कॉल्स लेने का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबर सर से, मानस जी से और राजीव सातपुते जी से। गाबर सर, कैश में क्या कर रहे हैं आप? सन टीवी पर ध्यान देना चाहिए। सन टीवी का बेस बहुत बढ़िया बना है और एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया करीब 600 के आसपास। अब 620 का सेकंड ब्रेकआउट वो भी मिल चुका। अब स्टॉप लगाना चाहिए 630 का, ज्यादा नहीं। अब ट्रेड करें 641, मतलब 11 रुपए का। टारगेट कितना होना चाहिए? 660 पॉसिबल है सन टीवी को। सन टीवी अगर देखिए आपकी कैश कॉल, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, इंडिया ग्लाइकोल्स पे लिमिटेड पे खरीदारी करनी है। इंडिया ग्लाइकोल के अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 940 रुपए के स्टॉप लॉस से 1015 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इंडिया ग्लाइकोल। राजेश जी, कैश में आपकी पिक? श्रेया जी, देखिए टिमकेन इंडिया का चार्ट देखिए, प्योर मोमेंटम प्ले है। 3440 के आसपास ये कैश में चल रहा है, थोड़ा बड़ा काउंटर है। सो 3400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करे और टारगेट एक सेट करे 3550 का, 3550 3600। तो काउंटर में क्लीन ब्रेकआउट है, इसलिए एक मोमेंटम प्ले 3400 का स्टॉप लॉस टिमकेन इंडिया। ओके, टिमकेन इंडिया, इंडिया ग्लाइकोलिक और सन टीवी ये कैश में चुना गया है। अब आगे बढ़ते हैं और खबर एड्रेस करते हैं एमएससीआई की। तो एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव के लिए एडजस्टमेंट आज होगा और नुपुर से समझते हैं कि कहाँ इनफ्लो बढ़ेगा, कहाँ आउटफ्लो होगा और किन का वेटेज बढ़ेगा या फिर घटेगा। नुपुर बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। अगले 15 मिनट के बाद आप जो है एडजस्टमेंट वो शुरू हो जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा जो भी इनफ्लो है आउटफ्लो है उसका एडजस्टमेंट आप अब जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। जो अनाउंसमेंट आई थी उसके अनुसार 2 बड़े बदलाव यहाँ पर हुए थे। 2 स्टॉक जो है वो एमएससीआई इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होते हुए दिखेंगे आज की क्लोजिंग के बाद, और साथ ही साथ एक स्टॉक जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। इंडिया का एमएससीआई में जो वेटेज है वो 14.1% के आसपास है और जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो भी अब 165 होते हुए दिखेंगे। एबी कैपिटल ये स्टॉक इसका हिस्सा बन जाएगा आज की क्लोजिंग के बाद। करीबन $250 मिलियन का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल सकता है। एल&टी फाइनेंस दूसरा स्टॉक जो कि शामिल होता हुआ दिखेगा एमएससीआई स्टैंडर्ड में आज की क्लोजिंग से। यहाँ पे भी करीबन $240 मिलियन का इनफ्लो आते हुए नजर आएगा। बाहर जाने वाला स्टॉक IRCTC करीबन $140 मिलियन का आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वेट अप में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नजर रखनी है, यहाँ पे $170 मिलियन का इनफ्लो पॉसिबल है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट काफी लंबी है। NSDL, एमक्योर, JSW स्टील, आशापुरा माइनकैम जैसे नाम नजर आएंगे जहाँ पे जो है इनफ्लो आते हुए नजर आएगा। बाहर जाने वाली लिस्ट में L&T फाइनेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि स्मॉल कैप से अब ये स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट हो जाएगा। इसके साथ अनूप इंजीनियरिंग, कावेरी सीड्स जैसे नाम है जो यहाँ पर है बाहर होते हुए दिखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स से। लेकिन वेट अप होने वाला है एक्सो नोबेल का जहाँ पे फोकस बना हुआ है, और वेट डाउन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी आपको कुछ नाम नजर आएंगे जैसे कि ग्रीव्स कॉटन, शॉपर स्टॉप जैसे कुछ नाम है जो कि बाहर होते हुए दिखेंगे। पूरा एडजस्टमेंट पूरे इंडेक्स में शामिल और जो एक्सक्लूजन है वो आज की क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएगा और आउटफ्लो और इनफ्लो अगले 15 मिनट से शुरू होने लग जाएंगे। जी हाँ, तो इसका अगर आप देखें एडजस्टमेंट का फैक्टर जो प्रभाव है वो आपको अगले 15 मिनट में लगभग 3 बजे के आसपास नजर आएगा। नुपुर बहुत बहुत शुक्रिया इन सब इशू से बातचीत करने के लिए। अभी काम करते हैं, अभी हम एक और कुछ फैक्टर पर बात करेंगे, न्यूज़ को एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स लेते हैं। पंकज जी, अरुण जी और सतपुते जी एक एक करके ट्रेड यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ऑप्शन में उनको क्या पिक करना है। अरुण, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेंद्र जी, ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। एक रिवर्सल ट्रेड या मेन रिवर्सल आप कह सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर के लेवल एटलीस्ट 4000 तक जाना चाहिए। तो ट्रेंड के 3950 के कॉल ऑप्शन को लेने की सलाह है। मुझे लग रहा है यहाँ से 50 से 60 रुपए का मोमेंटम ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है।
तो अराउंड 110 के आसपास चल रहा है, 95 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, 145 तक के टारगेट ट्रेंड के इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ट्रेंड हो गई अरुण जी के पिक ऑप्शंस में। पंकज जी, ऑप्शंस में क्या चुन रहे हैं आप? यूनियन बैंक का 205 का कॉल ऑप्शन के अंदर एक काफी बढ़िया अट्रैक्शन लग रहा है। 7 रुपए 40 पैसे 42 पैसे के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 6 रुपए 20 पैसे का मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पर टारगेट मुझे लगता है 9 रुपए 80 पैसे और 11 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, यूनियन बैंक 205 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। राजेश सतपुते जी, आपका कॉल क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, मनप्पुरम का स्ट्रक्चर वीक है। आज इसमें एक ब्रेकडाउन है 290 के नीचे, इसलिए इसको चुना है। तो मनप्पुरम का 290 का पुट ऑप्शन बाय करना है, जो करीबन 13 रुपए पे मिल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से, इससे बाय अबाउट 12, स्टॉप लॉस विल बी 10 और स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 18 से 20। तो मनप्पुरम का 290 का पुट ऑप्शन बाय करें। ओके, मनप्पुरम का पुट ऑप्शन लेना है आपको काफ़ी कमज़ोर चार्ट्स पर और फंडामेंटली भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। अच्छा, एक बार स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि कमज़ोर स्टॉक्स की ही चर्चा कर रहे थे अभी मनप्पुरम की, एक बार इंडिगो भी रखिए। 2.5% नीचे है आज, और कुछ खबर आई है क्या इंडिगो पर? जिस तरीके से आज बिकवाली हुई है ऊपर, कोई कारण है क्या इस गिरावट के पीछे के? बिल्कुल, कल शाम को एक्चुअली खबर आई थी, लेकिन इंडिगो के लिए नेगेटिव है, आपके मेरे लिए और सबके लिए पॉजिटिव खबर है। क्योंकि अगर आप हवाई यात्रा करते हो तो आपके लिए खबर जाना ज़रूरी है। जो आप टिकट बुकिंग करते हो, आप जो कैंसिलेशन करने पर आपको पूरा रिफंड मिल सकता है, यही खबर है जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट कंपनी पर दिखेगा, और हमारे लिए तो खैर पॉजिटिव खबर है। कल शाम को DGCA की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये सारे जो नए नियम हैं वो 26 तारीख से लागू होंगे। अब सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये है कि 48 घंटे के अंदर अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हो तो पूरा रिफंड आपको मिलेगा, फ्री कैंसिलेशन होगा। 48 घंटे का लॉक इन विंडो यहाँ पे जो है उसका विकल्प आपको मिलने वाला है। अगर आपने टिकट बुकिंग करने के समय अपने नाम में कोई गलती कर दी है तो आप घबराइए मत, अब वो भी आप चेंज कर सकते हैं। 24 घंटे का समय इसमें दिया गया है। 24 घंटे में अगर आप चेंज करते तो बिना किसी चार्ज के वो भी पॉसिबल है। शर्त यही है कि डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपकी है तो जो यात्रा है वो 7 दिन बाद की होनी चाहिए, और यही चीज़ इंटरनेशनल में 15 दिन की रखी गई है। 14 दिन के अंदर आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने किसी वेबसाइट या एजेंट के थ्रू किया है तो ये काम जो है वो एयरलाइन को करवाना है, उनकी जिम्मेदारी होने वाली है कि आपको रिफंड समय पर मिले। मेडिकल इमरजेंसी अगर लास्ट मोमेंट पे आती है आपको और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो आपको फिर भी पूरा रिफंड मिलेगा। तो हमारे लिए पॉजिटिव खबर है, एयरलाइंस के लिए पॉजिटिव नहीं है। यानी नुपुर, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने 7 दिन बाद की फ्लाइट ली थी और कुछ भी नाम गलत हो गया या फिर मुझे कैंसिल करानी पड़ी तो 48 घंटे में रिफंड मिल जाएगा, है ना? बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। हालांकि मैं तो सोचता हूँ कि कभी कभी आखिरी टाइम तक अगर वो एयरलाइन फुली ऑक्यूपाइड ले जा रही है सीट को तो रिफंड मिलना चाहिए, बट स्टिल 48 ठीक है। अब यकीन नहीं माने श्रेय, मैंने कभी कभी इतनी डिजास्टर्स फ्लाइट बुक कराई है ना, मुंबई से दिल्ली आना है और दिल्ली से मुंबई की बुक करा रखी है, तो उसमें पैसा ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है और नॉट ए सेटबैक फॉर एंटायरली एविएशन, बट हाँ ये है कि वो पैसा पूरा का पूरा एयरलाइन कंपनियां रख लेती थी, वो हमको मिल जाएगा। इनफैक्ट वीरेंद्र जी, जिस तरह के छोटे छोटे हवाई अड्डों पर अब अगर आप जाएं, जैसे कि दरभंगा की जब मैं टिकट बुक कराती हूँ तो एक तरफा ही करीब 14-16 हज़ार का पड़ता है, तो वो अगर अब वो कैंसिल करना पड़ जाए और रिफंड ना मिले तो वो बहुत ही पिंच करता है। वो एक अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी खबर है अमाउंट। चलिए, तो नुपुर ने एक अच्छी खबर सुनाई है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, इस अच्छी खबर से निकलते हैं और चलते हैं 4 का चौका में। 4 ट्रेड्स पिक करेंगे। निफ्टी स्टिल स्टिक एट 25300, 25,300 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अभी भी अटका हुआ है, फंसा हुआ है। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला आएगा सस्ता ऑप्शन ट्रेड, एक बार स्क्रीन पे रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी पिक करेंगे, FNO सुपरस्टार पंकज जी पिक करेंगे और उसके बाद कविता जी से पिक करेंगे आज 4 का चमत्कार, और साथ ही साथ स्नेहा पोद्दार आज मिड कैप फंड पिक करेंगे। मानस बताइए, क्या ऑप्शन ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, ऑप्शन के लिए वोल्टास पे मेरा ध्यान है। वोल्टास में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो 1580 का कॉल ऑप्शन जो 54 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 40 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 85 रुपीज के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, वोल्टास सस्ता ऑप्शन में। FNO सुपरस्टार के लिए पंकज जी क्या चुन रहे हैं? सर जी, PI इंडस्ट्रीज के ऊपर नजरें हैं। 3130 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है यहाँ पे। 3,100 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और ऊपरी लेवल पर टारगेट मुझे लगता है 3,175 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये ट्रेड हो गया पीआई इंडस्ट्रीज बाय कॉल। कविता जी, चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं आप? सो वीरेंद्र जी, ये एक डिलीवरी बेस्ड कॉल होगा। पोजिशनल सेटअप आरआर का बेल का बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें पिछले 6-7 महीने का जो रेजिस्टेंस जोन था उससे सरपास करके अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1550 वाज द रेजिस्टेंस, एज ऑफ नाउ 1565 पर ट्रेड कर रहा है। सो विद द पोजिशनल माइंडसेट फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1620 1640 के प्राइस मूव के लिए आप आरआर का बेल पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1510 का। आरआर काबिल चार्ट के चमत्कार के लिए कविता जी की पिक हो गई। अब मिड कैप फंडा स्नेहा जी क्या चुन रही हैं? मिड कैप फंडा के लिए मैं एमटार टेक्नोलॉजीज चूज करूंगी, जो कि एक प्रॉक्सी प्ले है आपका ग्लोबल डेटा सेंटर डिमांड के लिए। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में 100 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट आज के दिन ग्रिड कनेक्शन है। तो उसके लिए ब्लूम एनर्जी के पास एक न्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, जहाँ पे वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको 3 to 6 मंथ्स में कुछ 50 to 100 मेगावाट ऑफ पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ब्लूम एनर्जी एमटार का सबसे बड़ा कस्टमर है। इनफैक्ट इनके साथ इनका 10 इयर्स का रिलेशनशिप है एंड इनको ये हॉट बॉक्स असेंबली प्रोवाइड करते हैं, जिनके ये सोल सप्लायर है, जो कि बहुत क्रिटिकल है इस फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए। सो इस पोटेंशियल को नज़र रखते हुए एमटार को मैं सजेस्ट करूंगी, जहाँ पे हमें अर्निंग्स पोटेंशियल ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स कम से कम एटलीस्ट 60 to 70% का दिखाई दे रहा है। सो एमटार इतने चलने के बाद भी काफ़ी अच्छा यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल रखता है और इसमें टारगेट प्राइस पकड़ के चल सकते हैं 4100 अगर 1 ईयर का टाइम होराइजन रखते हैं तो। ओके, एमटार टेक मिड कैप फंडा के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। स्नेहा जी को चार का चौका का एक फटाफट से रिकैप हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया। आपको वोल्टास का 1580 का कॉल लेना है, 85 की टारगेट है, स्टॉप लॉस 40 रुपये का लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पंकज जी चुन रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 3175 की टारगेट है, 3100 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। कविता जी कह रही हैं कि चार्ट का चमत्कार के लिए आरआर काबिल अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब पूरे स्पेस हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, स्ट्रेंथ है, 1640 की टारगेट है, 1510 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए एमटार टेक टारगेट जो है वो 4100 तक के आए हैं। स्नेहा जी की तरफ से लंबी अवधि की नज़रिए से खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कुछ और काउंटर्स, मार्केट तो वीक है लेकिन जो स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया था हमने, एक बार एनटीपीसी रखेंगे स्क्रीन पर, एनटीपीसी देखते हैं। हालांकि कोई खास बढ़त नहीं है इसमें आज, लेकिन कमज़ोर मार्केट में भी, क्योंकि अगर आप देखें तो 0.5% की करीब तेज़ी, और इसने एक महीने में 12% के रिटर्न तो दिखाए हैं। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स चल रहे हैं। इस पर एक चार्ट चेक, गाबा सर आप देखेंगे एनटीपीसी का चार्ट और बताइए, एक महीने में 12% के रिटर्न्स दिए हैं इसने, और आज भी देखिए कोल इंडिया भी सुधरा था निचले स्तरों से। एनटीपीसी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है खराब मार्केट में भी। स्ट्रेंथ है क्या? स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर एनटीपीसी में स्ट्रेंथ है, जहां पर एक 350 के आसपास एक फर्स्ट ब्रेकआउट मिला था, सेकंड ब्रेकआउट मिला था 370 के आसपास, उसका जो टारगेट था करीब 400 के आसपास। अब हमने देखा रिसेंटली अपडेट करा 383 के आसपास, अब भी बाय मोड पर है, स्टॉप लगाना चाहिए 380 फॉर अ टारगेट ऑफ 400, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन अपमूव है इसमें, और जो अगर डिप्स मिलती है एनटीपीसी में तो बायबल है। ओके, डिप्स मिलती है तो खरीदारी कर सकते हैं एनटीपीसी में, 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, और फरवरी महीने में ऑटो सेल्स के आंकड़े मजबूत दिख सकते हैं। किन किन सेगमेंट में रहेगी अच्छी बिक्री, पूरा अनुमान लेकर हमारे साथ CNBC TV 18 के सुदर्शन कुमार जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, और बताइए ऑटो सेक्टर का हाल कैसा रह सकता है फरवरी महीने में? सोमवार को हमें फरवरी का ऑटो होलसेल्स का डेटा मिलेगा, और जिस तरह का इंडिकेशन हमें रिटेल सेल्स से मिला था, सिमिलर इंडिकेशन हमें ऑटो होलसेल्स में देखने को मिलेगा। और उसका बेसिकली अगर जो नटशेल में बोलें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू रहेगा, और उसके कारण पैसेंजर व्हीकल स्पेस में 12% का ग्रोथ देखा जा सकता है।
टू व्हीलर स्पेस आउट परफॉर्म करेगी और यहाँ पे ग्रोथ रह सकता है 33%, MNHCVs का ग्रोथ रह सकता है 28% और ट्रैक्टर्स में ग्रोथ देखा जा सकता है 29 to 30%। लेकिन देखने को कि जो हमने कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज देखा है लास्ट 2-3 महीने में, उसका इम्पैक्ट अगर जो किसी भी ऑटो कंपनीज पे रहा है तो। और अब आते हैं, अब बात करते हैं कंपनी वाइज। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो का ग्रोथ रह सकता है 29 to 30% और टोटल सेल्स हो सकता है 4.54 लाख यूनिट्स। हीरो मोटो का ग्रोथ रह सकता है 34% और यहाँ पे टोटल सेल्स रह सकता है 5.20 लाख यूनिट्स। अगर जो बात करें टीवीएस मोटर रॉयल एनफील्ड का, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का ग्रोथ होगा 13% और टीवीएस मोटर का 26%। अब बात करते हैं पैसर व्हीकल का। मारुति का ग्रोथ रह सकता है 10%, Hyundai भी सिमिलर टाइप का ग्रोथ देख सकती है, 12% का ग्रोथ रह सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो का ग्रोथ 17% रह सकता है और जो रिटेल फ्रंट पे आउट परफॉर्म की थी वो थी टाटा मोटर्स पैसर व्हीकल, होलसेल्स में आउट परफॉर्म करते हुए दिख रही है और यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसर व्हीकल का ग्रोथ रह सकता है 37%। कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म करेगी और यहाँ पे ग्रोथ रह सकता है 28%। अशोक लेलैंड भी 23% का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। अगर ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर का ग्रोथ रह सकता है 29% और टोटल सेल्स हो सकता है 33,000 यूनिट। सो जिस तरीके का डेटा हमें रिटेल फ्रंट पे मिला था, सिमिलर डेटा हमें होलसेल्स पे भी दिखने को मिल सकता है। और नट शेल में फिर से अगर जो बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू है और देखने को कि अगले 2-3 महीने किस तरीके से पैन आउट होगा, लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रेंथ की आपने एक्सपेक्टेशन की बात की, मतलब स्ट्रेंथ कायम रहेगी नंबर्स में, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और याद रखिएगा हमारे डाउनसाइड तो देखिए हमारे बाजार में है ही, बट सिक्योर अप टू सर्टेन एक्सटेंट किया है ऑटो ने। हालांकि हाल के दिन में यहाँ भी प्रॉफिट देखेंगे, बट लेट्स सी कैसे ये नंबर्स आते हैं 1 तारीख को। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी श्री हर्ष उपाध्याय इस खास चर्चा में जुड़ेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में। अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। निकी इंडेक्स डिप्स एंड स्नैप्स बैक। ये ट्रिगर गिरावट का है। कसम कैंडलस्टिक्स की। बेचो और बचो। ये करते हैं शोर को इग्नोर और ये हौसला जानकारी और तैयारी से मिलता है। स्टे तेज विद कोटक नियो। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। प्याज कैरमलाइज होने का वेट कर। या अब मसाले। अरे बैटमैन का करछी कौन ले गया? गुल्लू माय न्यू किचन। What's wrong? तमीज से बात करो आंटी। आपके किचन में सब कुछ वाटरप्रूफ प्लाई से बना हुआ है। So relax. हाँ, you're right. Green ply के ultimate waterproof ply से बना है। Yes. Let me help you with the peas. मतलब? मैं मटर छील लेती हूँ। शाबाश। ग्रीन प्लाई का अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, वाटरप्रूफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बिग मार्केट वॉइसेस में आज की कड़ी में हमारे साथ हर्षा उपाध्याय मौजूद हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शायद आपसे जब ये बातचीत हो रही है तो उपलक्ष्य और एक इवेंट जो नज़दीक खड़ा है वो है होली, और स्क्रीन देखकर समझ में आ रहा है कि होली नज़दीक है। लाल हरा। बट दिक्कत की बात है कि लाल रंग ज़्यादा हावी है। अच्छा, मतलब मैं इस फरवरी को देखूँ, बीते फरवरी को क्या क्या इवेंट देखे हमने ना, बजट, ट्रेड डील, उसके बाद यूएस की कोर्ट का वर्डिक्ट, उसके बाद हमारा अर्निंग सीजन का अगर आप देखें तो कंप्लीशन, एसबीआई के स्ट्रॉन्ग नंबर्स और निफ्टी आईटी का हिस्टोरिकल कोलैप्स, सब कुछ देखा हमने। और निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस वो भी देखी हमने, उसको भी सलाम है। लेकिन क्या लगता है, प्लेसमेंट ऑफ मार्केट, फर्स्ट चीज़ ये है कि प्लेसमेंट ऑफ मार्केट कैसी है, अभी कितना डाउन साइड आप और देख रहे हैं ऐसे सूरत हाल में जब आईटी अब तक सेटल नहीं हुआ है? हर्षा जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो भले कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और डेवलपमेंट्स आए हैं इस महीने में, लेकिन ओवरऑल जो कंसोलिडेशन का दौर रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें लगता है कि और कुछ महीने
उसी हिसाब से शायद एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज ही रहेगा। हमें लगता है कि इस बार जो नतीजे में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो दिखाई दिया है वो फोर्थ क्वार्टर में भी दिखना चाहिए और शायद वहां पे थोड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस भी शायद बिल्ड होगा, यही उम्मीद है। ओके, देवदास का गाना बच गया था बीच में, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्लेसमेंट ऑफ मार्केट की बात थी। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस, जहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी उसमें अगर आप देखें बैंक्स सबसे ऊपर थे, PSU बैंक लीड कर रहे थे। और हिस्टोरिकली मैं तो देखिए जब से इस बाज़ार में हूँ, हम अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़। PSU बैंक्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, डेकेड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इसको कैसे टैकल करना है? और अब क्या थोड़ा सा बैंकिंग में ही अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा शफल करें क्या, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? इज दिस टाइम टू फोकस टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक्स? वीरेंद्र जी, अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो पिछले 12 महीने में एक बड़ा सा नेगेटिव था, जो था कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कट करने का एक जो दौर था वो कंटिन्यू हो रहा था। 125 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट्स हमें देखने को मिला था। तो इसमें क्या होता है, आपके लेंडिंग रेट्स तो बहुत फास्ट रीसेट हो जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट साइड में इतने जल्दी और इतने एक्सटेंड तक वो रिप्राइस होना मुश्किल होता है। तो इसी कारण से प्राइवेट बैंक्स में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का जो कंप्रेशन हुआ था वो इसी कारण से हुआ था, और उसी के वजह से मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट बैंक्स थे वो इतने अच्छे नहीं किए। भले वो आउट परफॉर्म किए, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितना बेहतर नहीं किए। लेकिन अगर आप अगले 12 महीने देखते हैं तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि यहाँ से आगे कुछ खास इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे। हमें तो यही लग रहा है कि यहाँ से एक लंबा पॉज रहेगा, एक फ्लैटिश ट्रेंड ही रहेगा इंटरेस्ट रेट में, जिसका मतलब है कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में और कंप्रेशंस नहीं दिखेंगे। और अगर आप कुछ रिसेंट डेटा पॉइंट्स देखते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये सिचुएशन अभी वैसा है जहाँ पे आपके क्रेडिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है और थोड़ा इंप्रूवमेंट कंटिन्यू भी होना चाहिए, और मार्जिन्स पे कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एक तरफ से स्टेबिलिटी आना चाहिए, और एज वी ऑल नो वहाँ पे एसेट क्वालिटी का कोई भी नेगेटिव्स नहीं है कोई भी सेक्टर में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स का समय भी आ गया है यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस देने। ओके, इस बीच में थोड़ा सा विषय को मोड़ूंगा, यहाँ पे चर्चा के विषय को मोड़ूंगा। निफ्टी को लेके आइए एक बार, और जो अभी कुछ देर पहले हम नुपुर से बात कर रहे थे दैट MSCI एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट देखिए ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये कैसे होगा ये नहीं मालूम, बट सडनली निफ्टी ने 100 पॉइंट गवा दिए हैं। जब मैंने हर्षा जी से बातचीत शुरू करी थी, जब हर्षा जी से बात शुरू हुई थी, लेवल था 295 का, और हमने मात्र 5 मिनटों के अंतराल में, 7 मिनटों के अंतराल में लगभग 100 पॉइंट वहाँ से खो दिया। दैट्स कंप्लीटली दैट इम्पैक्ट ऑफ जो वो आखिरी के आधे घंटे में होनी थी, और क्योंकि 3 हो चुके हैं तो वो प्राइस डैमेज स्क्रीन पे विजिबल है। बट याद रखिएगा, ये बहुत ही पेसी मूव आते हैं, ये जो एडजस्टमेंट होती है ना जब, तो ये बहुत पेसी मूव आते हैं, तो थोड़ा सा संभल के देख कर। श्रेया प्लीज़। बिल्कुल, मार्केट में प्रेशर बढ़ गया है, अब तो 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी 600 अंक इनफैक्ट बैंक निफ्टी, और आईटी भी अब फ्लैट हो गया जो 1% की तेज़ी के साथ कर रहा था कारोबार वीक बाजार में भी। हर्षा जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। ऑटो स्पेस पर आपका व्यू क्या बन रहा है? आज तो हालांकि 2% की गिरावट, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि फरवरी का जो डेटा है वो भी अच्छा आएगा। ऑटो पर व्यू आपका? गुड आफ्टरनून श्रेया। बिल्कुल, अगर आप रिसेंट कुछ वॉल्यूम ट्रेंड्स देखेंगे, फरवरी का हो या पिछले कुछ महीनों का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तरफ से वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है, डिमांड रिवाइवल हुआ है, और ये एक दो महीने की बात नहीं है और एक दो सब सेगमेंट्स की बात नहीं है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखेंगे, हर एक सब सेगमेंट में, 2 व्हीलर हो, पैसेंजर कार्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, सभी क्षेत्रों में आपको एक तरफ से डिमांड रिवाइवल दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक तरफ से नया साइकिल, अप साइकिल स्टार्ट हुआ है,
तो यहाँ पे एक तरह से जो आउट परफॉर्मेंस है ऑटो कंपनीज का वो कंटिन्यू होना चाहिए। ये जो रोज के जो वोलेटिलिटी होता है या शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो होता है उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे निवेश करके इस क्षेत्र में निवेश करके आप होल्ड करते हैं तो जरूर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। ओके हर्षा जी, Q3 रिजल्ट के बाद कहीं लगा आपको कि फुल फ्लेज रिकवरी है और यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो Q3 रिजल्ट के बाद स्पेशली? डेफिनेटली कुछ सेगमेंट्स में हमारा एक्सपोजर थोड़ा बहुत एनहांस हुआ है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा बहुत पोजीशंस इंक्रीज हुए हैं। सीमेंट सेक्टर हमें लगता है कि काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही में देना चाहिए, तो वहां पे भी कुछ पोजीशंस बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल अभी भी ऐसा समय नहीं आया जहां पे बहुत ज्यादा डिस्पर्शन आएगा आपके सेक्टोरल मूवमेंट्स को लेते हुए, बट जरूर जो इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से हमें लगता है कि कुछ सेक्टर्स में अर्निंग्स का स्ट्रेंथ है और फर्दर इम्प्रूवमेंट का भी एक्सपेक्टेशंस है, और वहीं पे 3-4 सेक्टर्स में हम थोड़े बहुत पोजीशंस बढ़ाए हैं। अच्छा हर्षद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी की भी निफ्टी की गिरावट को देखिए आप, और ये 3-4 दिन पहले भी हुआ, 2 इंस्टेंसेस में हो चुका है कि बाजार ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सेलिंग फिगर पे गिर रहा है, बाजार बहुत लो सेलिंग के फिगर पे भी गिर रहा है। एक दिन मात्र मेरे ख्याल से 700 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। निफ्टी कोलैप्स कैसे हुआ? सिंपली मीन्स लैक ऑफ बायर्स एंड ह्यूज इम्पैक्ट कॉस्ट इस बाजार के कोलैप्स होने का बड़ा कारण है। क्या फंड्स में पैसे का भाव थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब प्रभाव कम हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि क्या अब लोकल फंड्स भी बहुत सिलेक्टिव हैं और किसी बड़े डाउनसाइड को देखते हुए लैक ऑफ बाइंग उनकी तरफ से भी हो रही है? ऐसा सेंस मिल रहा है क्या आपको? क्या मतलब ये टेक्निकली विजिबल है स्क्रीन पर? देखिए, जो एंड इन्वेस्टर्स का जो इन्फ्लोस है उसमें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंशियल ट्रेंड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जरूर कुछ ऊपर नीचे होते हैं, बट लेकिन ब्रॉड ट्रेंड जो है वो अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं इन्फ्लोस के। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में अप्रोच में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये हर एक का साइकोलॉजी एक तरफ से अलग तरह से काम कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि ये करेक्शन का दौर चल रहा है, तो हो सकता है कि बाइंग इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा ग्रेजुअल हो सकता है, या अगर आप कुछ सेल करना चाह रहे हैं तो शायद आप थोड़ा जल्दी उसको बेच देते हैं। ये सब होने का चांसेस है, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि जो एंड इन्वेस्टर्स का मूड बदल गया है और उसके वजह से आगे कुछ महीनों तक इसी तरफ से ट्रेंड रहेगा, वो वैसा तो नहीं लग रहा है। जो इन्फ्लोस के ट्रेंड्स हैं वो आप भी देख रहे हैं, बहुत ही सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं। बट ये जो है ना, ये जो स्क्रीन पे भी हुआ है, दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ बाइंग कंप्लीटली। अगर आप देखें क्रैक मात्र अगर आप देखें 10 मिनटों के अंतराल में, 10 मिनट भी नहीं होगा हार्डली, 150 पॉइंट निफ्टी ट्रेस हो चुका है। वी आर अ डे लो, और सो एज निफ्टी बैंक भी क्रैक हुआ। निफ्टी बैंक ने भी 60-500 की ट्रेजेक्टरी को, यानी फाइनली अगर निफ्टी बैंक 60-500 पे क्लोज होता है तो याद रखिएगा दिस विल बी अ क्लोज बिलो 20 डेमा आफ्टर 4th फेब। 4 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा कोलैप्स होगा। बट हर्षा जी, कुछ पॉकेट्स, हाइडिंग पॉकेट्स, या फिर अगर मैं शब्द को अपने चेंज कर दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो आप लोग को कहाँ नजर आ रही है? जहाँ पे जो लोग इक्विटी की तरफ ही कमिटेड रहना चाहते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन करके आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी भले 2 ट्रेड डील साइन हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्ट एक्सपोर्ट नेम्स पे नहीं है। मैं भी अभी भी लग रहा है कि लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट डोमेस्टिक बिजनेसेस पे है, जहाँ पे एक तरफ से ग्रोथ रेजिलिएंट है और दूसरी जगह काफी कुछ सेगमेंट्स में वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट अभी भी हमें लगता है कि डोमेस्टिक सेगमेंट्स में ही रहेगा, और थोड़ा नैरो मार्केट शायद आप बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कंफर्ट लार्ज कैप्स में है और कम कंफर्ट स्मॉल कैप सेगमेंट पे है। तो इसीलिए मार्केट भी थोड़ा बहुत नैरो हुआ है, और इंटरेस्ट लेवल्स जो हैं वो जरूर एक तरफ से
बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बोल सकते, बट लिमिटेड है, लेकिन डोमेस्टिक सेगमेंट्स पे। ओके, हर्षद जी, ये भारतीय एयरटेल पर क्या व्यू होगा आपका? एनबीएफसीज में इसकी एंट्री को लेकर जो खबरें आई वो बाजार को भाई नहीं, 3% डाउन है आज के सेशन में और पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं काफी कमजोर। भारतीय एयरटेल पर व्यू आपका? श्रेया जी माफ करिए, स्टॉक हम स्पेसिफिक जी इंडिविजुअल नहीं बता स्टॉक्स पाए। पे तो हर्षद जी, अगर अपने प्रश्न को थोड़ा मैं अब बदल देती हूँ, टेलीकॉम स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? टेलीकॉम पे हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमें लगता है जो आरपू ट्रेंड है वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अगले कुछ तिमाही में शायद हो सकता है और एक राउंड का प्राइस इंक्रीजेस भी शायद देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं भी होता है तो एक तरफ से जो स्केल का बेनिफिट है वो टेलीकॉम सेक्टर को ऑलरेडी मिल रहा है और वो कंटिन्यू भी होना चाहिए। तो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे अपना व्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है टेलीकॉम स्पेस को लेकर। बहुत शुक्रिया हर्षद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और सीएनबीसी आवाज के तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वीरेंद्र जी, आपने कहा कि होली आने वाली है और लेकिन मार्केट ने लाल रंग ही चुना खेलने को। हरा भी चुन सकता था बाजार, निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवरी दिखा देता, लेकिन ये तो 25,180 के लेवल पर निफ्टी 1.5% डाउन। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या करें? देखिए श्रेया, मान के चलिए आप एक 25,180 को भूल जाइए, ठीक है ना, बिकॉज ये जो 10 मिनट में हुआ दैट इज नॉट ट्रेडेबल। वो जो एडजस्टमेंट थी ना एमएससीआई की वो होनी थी, वो आपको भी मालूम था, मेरे को भी मालूम था। लेट्स अज्यूम कि ये क्लोज आ रहा है 25,250 के आसपास, 200 के आसपास। फाइनली आप क्लोज हो रहे हैं 200 डिमा के नीचे पोस्ट 2 फरवरी, यानी बजट के बाद, ट्रेड डील के बाद जो थ्रस्ट जनरेट हुआ था, आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। एक फेज वो था जब 25,500 पे आपने सरेंडर कर दिया, और एक फेज वो है जब आप 25,000 के 200 के नीचे, 200 डिमा के नीचे। मैं फिर भी शायद ये कहूँगा कि मैं शॉर्ट नहीं जाऊँगा इस प्राइस पे। अब शॉर्ट अगर जाना होगा ना तो किसी रिवर्सल पे, किसी एक अच्छे रिवर्सल के बाद। देखिए शॉर्ट करने का शायद एक तरीका होता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए, क्लोजर टू सर्टेन एवरेजेस, क्लोजर टू कॉल आइटर्स जोन, उसके आसपास शॉर्ट करेंगे। मेरा मानना है श्रेया न्यूट्रल जाइए इस प्राइस पे। और हमने आज भी शॉर्ट किया, शॉर्ट भी किया अच्छे पैसे। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विंग पे लोगों बने भी होंगे, व्यू शेयर भी किया था मैंने, बट यहाँ से न्यूट्रल जाइए। अब देखते हैं कि ये सिर्फ मतलब क्या था, क्योंकि पिछले 3-4 इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है, हाई इम्पैक्ट कॉस्ट पे बाजार क्रैक हुआ है। तो मैं इसलिए कहूँगा मेरा व्यू आज था 200 डिमा का, वो मुझे मिल गया। मैं इससे प्रभावित नहीं होगा कि बीते 10 मिनट में क्या हुआ। अभी न्यूट्रल जाएंगे, अगर शॉर्ट करना होगा तो मंडे मॉर्निंग फिर आके करेंगे। और याद रखिएगा अगला हफ्ता ट्रंकेटेड है, हम एक दिन ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खेलेंगे मंडे को। बट गो न्यूट्रल, इनफ डैमेज हैज बीन डन। ओके, काफ़ी डैमेजेस हो गए हैं, न्यूट्रल ही जाएंगे फिलहाल और मंडे मॉर्निंग हम लेंगे फ्रेश व्यू। तो ये हो गई क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। चलिए अब डीलर्स कौन से स्टॉक्स पर दाव लगा रहे हैं ऐसे मार्केट में, वो समझ लेते हैं। नूपुर से नूपुर बताएं। बिल्कुल, आज समर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो डीलर्स की लिस्ट पे भी हीट वेव्स वाले स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बैंक का फोकस भी वहीं पर बरकरार है और इसमें आपको सबसे ऊपर नजर आएगा वोल्टास, जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कारोबार यहाँ पर हो रहा है, 41% से ज़्यादा का डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखेगा। लॉन्ग पोजिशंस जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। 2-2.5% का जो है ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी स्पाइक करके फिलहाल ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक है सीमेंस, यहाँ पर भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग डीलर्स के डेस्क पर देखने को मिल रही है। 36% से ज़्यादा का डिलीवरी बेस्ड जो है बाइंग यहाँ पर हो रही है इंस्टीट्यूशन बायर्स की तरफ से, और 2.5% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट में बढ़त यहाँ पर भी आ रहा है। तो हीट वेव्स की थीम अभी फिलहाल इंस्टीट्यूशंस के रडार पे बनी हुई है, डीलर्स के डेस्क पर यहीं पर बाइंग देखने को मिल रही है। और इस बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 15% जो है वो एसी के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इन कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, वोल्टास और सीमेंस इनफैक्ट वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार होकर क्लोज होने की तैयारी करें। तो डीलर्स के रडार पर ये दोनों स्टॉक्स। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक करें वो भी अब समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं कविता जी से। कविता जी बताइए, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी कर रही हैं? तो श्रेया, कैश से टाटा मोटर्स को लेकर जाएंगे। टाटा मोटर्स अगर आप देखें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है ऑन अ डेली चार्ट।
506 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, प्रोजेक्शन बनते हुए दिखते हैं 520-25 के, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 499 वन कैन अप्रोच फॉर 520 प्राइस। ओके, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल आपका एक बाय कॉल है यहाँ पर। मानस जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए मंडे मॉर्निंग के लिए सीमेंस पे खरीदारी करके जाएंगे। सीमेंस में आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उसका फ्यूचर खरीदा जा सकता है। 3420 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3369 का लगा के खरीदारी करनी है और 3525 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, सीमेंस डीलर्स के भी रडार पर है, मानस जी के भी रडार पर है, कैरी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होने की तैयारी। राजेश जी, मंडे मॉर्निंग के लिए आपके स्टॉक? श्रेया देखिए, कैंप्स जो सुबह भी दिया था मैंने, इसी के साथ हम क्लोजिंग करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से वीकनेस है कैंप्स में, एक अच्छा एसटीबीटी कैंडिडेट है। 650 का टारगेट होगा। 680 चल रहा है, दिन के लोएस्ट लेवल पे है। 685 का कंसोलिडेशन था, तो 695 ये स्टॉप लॉस होगा कैंप्स का। सेल। ओके, कैंप्स सेल करेंगे। सुबह हो या शाम कैंप्स बेच रहे हैं राजेश जी। राजेश सुबह भी सेल कॉल देना आपकी कैंप्स, है ना राजेश जी? जी जी दिल खुल गया। राजेश जी कहीं तो छोड़ दो कम से कम। 790 भी बेचा, 670 भी बेच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, व्यू है ये। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। 627 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 621 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। 639 तक के ऊपर में टारगेट से। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पंकज जी आप क्या चुन रहे हैं मंडे के लिए? जी, डिक्सन के ऊपर नजरें हैं। आज 1.5 गुना से ज्यादा वॉल्यूम कल के मुकाबले यहाँ पे देखने मिला और टॉप गेनर रह चुका है अभी। 10,550 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 10,450 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 10,700 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, डिक्सन टेक आपका बाय कॉल। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? कुछ नहीं, नो कॉल टुडे, आई गो खाली खाली। प्रकाश सर कैरी करेंगे। श्रेया बस होली का होला, है ना? होली का होला। कोई बिल्कुल न्यूट्रल जाओ, सबसे बढ़िया यही है। एक समय आता है जब दिमाग चलना बंद हो जाता है। एक समय आता है जब आप चार्टिस्ट कहता है जनाब इस डायरेक्शन में इतना प्ले कर चुका हूँ और कितना करूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, सर्कमस्टेंसेस डेटा देखूंगा, उसके बाद कॉल लूंगा, है ना प्रकाश सर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक्चुअली फोर्सफुली कॉल नहीं निकालना चाहिए। कॉल मिलना चाहिए जो ईमानदारी से हो, मिल जाता है। ये सिंपल कॉल है, वो भी गलत जाता है। फोर्सफुली निकालेंगे तो ज्यादा गलत जाएंगे। कुछ भी नहीं करना चाहिए सर, गाबा सर। फोर्सफुली जिंदगी में भी कुछ नहीं, मार्केट में भी कुछ नहीं। ये तो लेसन है। आपके स्टेटस देखती रहती हूँ मैं ना, उस पर आप जो कोट्स लिखते हैं काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं, तो उसी से मैंने ये एक कोट किया है। ओके, आगे बढ़ते। एक बार टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल रखिएगा स्क्रीन पर। कविता जी ने पिक भी सुझाई और आज खराब मार्केट में भी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। 3.5% की तेजी के साथ। इनफैक्ट सेल्स की रिपोर्ट आई थी आज और 673 के टारगेट प्राइस के साथ इस पर कवरेज इनिशिएट हुई थी और वो कह रहे हैं कि सीवी अपसाइकल स्टोरी इंटैक्ट है। एक अच्छी चीज़ ये है, भारत और यूरोप दोनों अगर देशों में देखें तो वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम और मार्जिन्स में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही अगले 2 साल में अगर आप देखें तो सीएलएसए का मानना है कि टाटा मोटर सीवी में फ्री कैश फ्लो का में इजाफा होगा, वो एक अच्छी चीज़ होगी। बैलेंस शीट मजबूत है, फिनेंशियल 28 तक और यहाँ पर बैलेंस शीट लीन होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ईवी अपॉर्चुनिटी के भी रास्ते खुल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को। इसलिए 373 के टारगेट की प्राइस के साथ सीएलएसए ने इस पे कवरेज शुरू की थी। तो ये बात होगी टाटा मोटर्स सीवी की। और एक बार टाटा मोटर्स पीवी भी रखिएगा स्क्रीन पर। ये क्या कर रहा है आज के सेशन में? कुछ काउंटर्स थे, ये थोड़ा आज लुढ़का 2.5% के करीब करीब। ओके, अब वायदा बाजार की पल समझ लेते हैं। काफ़ी ख़राब हो रही होगी आज तो वीरेंद्र जी, तो कहने वाली बात ही नहीं जिस तरीके से मार्केट गिरा है आज गायब है, पल्स ही गायब है। बहुत टटोला है ना, पानी छिड़का तब जाके थोड़ी बहुत मिली है। दिखाई डायरेक्टर साहब जरा प्लीज एक बार आप देख के ढल जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आज क्या प्राइस डैमेज है, लुक एट शॉर्ट
165 लॉन्ग, 23 में लॉन्ग फिर भी हैं, मैं तो इतनी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और 4 में शॉर्ट कवरिंग, 18 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो आज कंप्लीट प्राइस डैमेज है और शॉर्ट से शुरू कर रहे हैं, है ना डायरेक्टर साहब? यस, शॉर्ट बिल्डअप। L&T फाइनेंस, हालांकि L&T फाइनेंस होने का जो कारण था वो यहाँ नहीं था, वो श्रेया के घर पे था, और एंजल वन, कैम्स, पिरामिड फार्मा और नुवा वेल्थ, ये सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें सम्मान कैपिटल, केफ इंटेक, डिलीवरी, क्रॉम्पटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स थे जो कि आज कोलैप्स हुए। लॉन्ग्स यानी प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हुए। डिलीवरी पिछले 2-3 दिन से अपने मोमेंटम को कायम रखे हुआ था, वो बेकार, वो खराब हुआ। जब डिक्सन, सिमंस, ऑल इंडिया, पेट्रो, पॉली कैप शानदार मूव, पॉली कैप एट ऑल टाइम हाई 1.5% मूव। ये जो पूरी की पूरी डेटा सेंटर केबल थीम जो थी वो अच्छा कर रही थी, तो ये लॉन्ग बिल्डअप थे यहाँ पे। बाकी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग रहने दीजिए, वहाँ पे हुई नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो सेशन बहुत ही ख़राब रहा आज का, बहुत ही ख़राब रहा। और इंडियन मार्केट्स आज एक बार फिर से निफ्टी 200 DMA के नीचे बंद हो रहा है। और याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊंगा कि जब हम बजट को अप्रोच कर रहे थे, 23 जनवरी को हम 200 DMA के नीचे क्लोज हुए, बजट के दिन हम 200 DMA के नीचे क्लोज हुए, लेकिन अगले दिन हमने बहुत बड़ी रिकवरी दे दी थी, तो हम 200 DMA के ऊपर आ गए थे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे इस प्राइस पे शॉर्ट नहीं जाएंगे, और मंडे को देखते हैं कि क्या हुआ। मेरे को शायद जो फीलिंग आ रही है ना, अगेन ये आखिरी के 1 घंटे में हमें लो, ये जो इम्पैक्ट कॉस्ट फैक्टर था ना, उसने मारा है, और बायस की कमी थी, तो वो प्राइस डैमेज हुआ। बट अब देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स कैसी हैं। बट एक बात है कि आज निफ्टी की चैनल चेंज हो गई। एक समय हम ट्रेड कर रहे थे 25,500 से 25,800 की रेंज में, फिर आई वो 25,500 से 200 की रेंज। अब हम एक नई रेंज में आ गए हैं जिसमें वायलेशन का खतरा है इवन 25,000 का शेयर। खतरा तो है। मार्केट ये हफ्ता कैसा रहा? खराब रहा। पूरे इस हफ्ते में निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसे रही वीरेंद्र जी, अगर आप देख पाएं तो डेटा? क्योंकि सिंपली वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करता हूँ मैं श्रेया। ये हफ्ता इसलिए खराब रहा क्योंकि हमने 10 और 20 वीक दोनों सरेंडर कर दिया, दोनों सरेंडर कर दिया जो एवरेज होते हैं। और मोस्ट स्पेशली अगर आप देखें निफ्टी आईटी डायरेक्टर साहब रखिएगा एक बार, 30,597। मैं अगर वीकली चार्ट्स पे अगर कन्वर्ट करूँ तो निफ्टी आईटी का ये जो क्लोज है ना, इस प्रकार का क्लोज हिस्ट्री में सिर्फ तभी दर्ज हुआ था, एक मेरे ख्याल से फरवरी 9 में, वो जब वो क्रैक था बड़ा, और उससे पहले 2000 में। निफ्टी आईटी ने कभी भी वीकली चार्ट्स पर 200 वेमा के नीचे इतने बड़े फ्रैक्शन से क्लोज नहीं दिया। आज थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट डिजास्टर्स क्लोज निफ्टी आईटी के लिए, डिजास्टर्स वीक निफ्टी आईटी के लिए। मानस, आपको लग रहा है क्या कि यहाँ से कुछ रिकवरी के चांसेस, या फिर रिकवरी की बात अभी करना मुश्किल है? अभी देखिए अभी मुश्किल है कहना, क्योंकि ये सही है कि काफी गिरावट हो चुकी है आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स में, लेकिन यहाँ पर रिकवरी की अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जब तक कम से कम ट्रेंड मूविंग एवरेज ब्रेक हो, उसके ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स निकले तो ही खरीदारी करेंगे। तो जो कि अभी भी 31,600 है, तो यहाँ से भी 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिले तब फिर सोचेंगे, उससे पहले आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आईटी को लेकर, तो अभी फिलहाल तो खरीदारी नहीं करनी है। और 2008 के बाद का सबसे बड़ा मंथली फॉल था ये निफ्टी आईटी के लिए। तो ये बात हो गई इस हफ्ते की मार्केट की, काफ़ी ख़राब हफ्ता रहा। लेकिन अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, किन किन ट्रिगर्स पर अब बाजार की नजरें रहेंगी, वो समझ लेते हैं ऊपर से ऊपर। गुड आफ्टरनून अगेन, और बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मंथ एंड हो रहा है और नया मंथ शुरू होगा, तो फरवरी के जो डेटा है ऑटो सेल्स के वो 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। 1 और 2 तारीख को आप सबसे पहले वही देखेंगे कि फरवरी के ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखेंगे। 2 तारीख के दिन साथ ही साथ फरवरी का जो मैन्युफैक्चरिंग का PMI और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है जनवरी का, वो भी आते हुए दिखेगा, जहाँ पे नज़र रहने वाली है। 3 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि उस दिन होली की छुट्टी है। होली कब है ये तो अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन छुट्टी 3 तारीख को है। भारतीय बाजार यहाँ पे बंद रहेंगे। जो FOMC के मेंबर्स है, हालांकि यूएस में कुछ चर्चा करते हुए नजर आएंगे, और यूरो जोन का CPI का डेटा आते हुए दिखेगा। 4 तारीख को हम फिर से काम पे आने वाले हैं क्योंकि मार्केट्स ओपन है। फरवरी का सर्विस का PMI डेटा आने वाला है। वीकली US क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के भी आंकड़े आते हुए दिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये क्रूड के लिहाज से।
5 तारीख के दिन यूएस में इनिशियल जॉबलेस का क्लेम का डेटा आते हुए दिखेगा। ईसीबी के प्रेसिडेंट है वो बात करते हुए नजर आएंगे। तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड अगर कुछ भी चर्चा होती है तो उस पर नजर बनी रहेगी बाजार की। और 6 तारीख फ्राइडे के दिन इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी रिलीज होगा। यूएस में जो नॉन फार्म पेरोल का आंकड़ा है वो आने वाला है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो भी जो है वो आती हुई दिखेगी। तो ये भी ग्लोबल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया नुपुर। तो अगले हफ्ते इन सारे ही इवेंट्स पर रहेगी नज़र, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है इन सारे खबरों पर। शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा हाँ, क्लोजिंग तरफ बढ़ेंगे, 4 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग को, लेकिन जाहिर तौर पर जिन स्टॉक्स ने इस खराब मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई उसकी चर्चा। डिक्सन आज एकदम से सरप्राइजिंग पॉकेट था ये, जिस तरीके से 3% इनफैक्ट 3.25% की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। सीमेंस की लगातार हमने चर्चा की, पूरा पॉलीकैब की या इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी बढ़त थी। ट्रेंड चला आज के सेशन में, पावर इंडिया रखिएगा स्क्रीन पर, और पावर इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और एक बार पावर इंडिया का 1 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 1 महीने में पावर इंडिया अगर आप देखें तो इसने 1 महीने में लगभग 53% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये लगातार हमारे चैट जीपीटी बिग स्टॉक्स में चर्चा हुई है, और इनफैक्ट बजट के बाद से इसमें एक अच्छे मूव, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। पावर इंडिया, राजेश सातवते जी आप बताइए, कैरी करें क्या मंडे के लिए, क्योंकि खराब मार्केट में भी इसने भी ग्रीन क्लोज दिखाने में कामयाब रहा है। हालांकि आईएसआर से थोड़ा सा फिसला, लेकिन क्या किया जा सकता है? श्रेया, पावर इंडिया एनर्जी जी, हिताची एनर्जी 25,552 पे कर रहा कारोबार। जी 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 जी। देखिए श्रेया, काउंटर बड़ा है, तो बी वेरी फ्रैंक विथ यू, अगर चार्टिक के लिए देखें तो ओवरबॉट है और काउंटर बड़ा है। 1-2% का टिक भी डाउन साइड का आता है तो बड़ा लॉस हो सकता है, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। अगर मेरे पास पोजीशन होती तो डेफिनेटली मैं लिक्विड करके जाता, क्योंकि निफ्टी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो अगर पोजीशन है तो लिक्विड करें, मंडे का मंडे देखेंगे। ओके, तो ये हो गई हिताची एनर्जी की बात। मतलब आप देखें 1 महीने में 53% का रिटर्न दिया। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट काफ़ी बुलिश। इनफैक्ट आज एक पावर सेक्टर पर रिपोर्ट आई थी, HSBC की रिपोर्ट, और उनका मानना है कि पावर सेक्टर थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन अब यहाँ से डिमांड देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली एल नीनो के इफेक्ट के बाद। अच्छा, एल नीनो जो पैसिफिक ओशन में तापमान ज़्यादा से नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके वजह से मॉनसून पर असर पड़ता है, तो उसके बाद एक रिवाइवल की उम्मीद है। तो पावर सेक्टर रखिए फोकस में। एक बार कोल इंडिया रखेंगे, एनटीपीसी का तो हमने जिक्र किया था, कोल इंडिया रख दीजिए स्क्रीन पर। इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जिस तरीके से मार्केट टूटा तो ये भी गया। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी इन ग्रीन क्लोज हो रहे हैं। आईटी में तो बढ़त थी ही आज के सत्र में। अब क्लोजिंग के लिए चलते हैं बिग वॉल पर और समझते हैं कि आज की फ्राइडे की क्लोजिंग कैसे रही है, आज का सेशन कैसा रहा। ओवर टू यू वीरेंद्र जी, बताएं। बड़ा भारी मन से मैं इस क्लोजिंग के नंबर्स को पढ़ रहा हूँ श्रेया, पर पढ़ना पड़ता है ना, क्या करें। आपकी स्क्रीन पे 251751 निफ्टी, आज ये बड़ा क्रैक है और 200 EMA के नीचे निफ्टी क्लोज हो रहा है। और एक ऐसे समय में ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस श्रेया हमने अपने करियर में पहली बार देखा है। देखिए निफ्टी बैंक अभी भी 20 EMA पे है और निफ्टी 200 EMA पे है। मैं अपने करियर में ये पहली बार देख रहा हूँ। एंड द डिफरेंशियल इज क्रिएटेड बाय निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, इस हफ्ते इतना खराब क्लोज हो रहा है कि पूछिए मत। कभी नहीं निफ्टी आईटी अपने करियर में इतना खराब क्लोज हुआ, इवन बिलो 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज आपकी स्क्रीन पे। बट इंटरडे में आज करीब 39 अंक ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी खराब था, 1957 अगर आप देखें तो यहाँ पे डिक्लाइंस 1000 एडवांसेस। आईटी, मात्र आईटी जो था वो थोड़ा बहुत अगर आप देखें सुकून दे गया। हालांकि याद रखिएगा जो आखिरी का जो 100 पॉइंट का डैमेज था टुवर्ड्स क्लोज, दैट वाज एमएससीआई रीबैलेंसिंग जो थी ना, एडजस्टमेंट्स जो थी वो थी। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक 1% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो था वो 1% नीचे। पीएसयू बैंक्स ने भी आज पार्टिसिपेट किया। डिफेंस बैकफुट पे था। कैपिटल मार्केट थीम में कंप्लीट क्रैक, मेटल्स में क्रैक, एफएमसीजी में क्रैक, आईटी बिल्कुल फ्लैट। ऑटो में अगर आप देखें क्रैक था, सीवियर प्राइस डैमेज, फार्मा में डैमेज था, रियल्टी में डैमेज था। रियल्टी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ था, 2.25% नीचे। ऑयल गैस इंडेक्स में डैमेज था। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे ग्रिड, ट्रेंट, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एटर्नल आज थोड़ा सा बचा के ले गए, अदरवाइज कंप्लीट कोलैप्स ईच एंड एवरी सेक्टर।
तो एक खराब क्लोज श्रेया, बहुत ही खराब क्लोज। और वीकली बेसिस पे भी, डेली बेसिस पे भी निफ्टी 200 डे के नीचे। काफी खराब क्लोज इंडीड। 311 अंकों की भारी गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है। 700 अंक बैंक निफ्टी। काफी खराब क्लोजेस पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे वीरेंद्र जी आप? शायरी कह देता हूँ, 2 लाइनें। हाँ 2 लाइनें लिखती थी ऐसी बैठे बैठे, क्लोजिंग में दिमाग में आया था कि कर गया किरकरी, के कर गया किरकरी बीत गया फरवरी, कि कर गया किरकरी बीत गया फरवरी, मन में मेरे फिर भी बहार है आज शुक्रवार है, कि मन में मेरे फिर भी बहार है आज शुक्रवार है, मेरी खुशी और गम में, मेरी खुशी और गम के बीच में एक लकीर बारीक है, और खुश है ज़माना कल पहली तारीख है, कि खुश है ज़माना कल पहली तारीख है। कल पहली तारीख है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा वीरेंद्र जी, एकदम सही सार निकाल दिया आपने फरवरी महीने का बाजार को लेकर। खैर, अब शो को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। अब सीधे मुलाकात होगी मंडे, सोमवार को आपके साथ। लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ रहे हैं राइजिंग भारत समिट में विजय केडिया के सुरीले अंदाज के साथ। सुनिए। We are at Rising Bharat, and Vijay Kedia, of course, is a gifted singer as well, apart from being a very good investor. He has written some lines on which will, justify the theme of Rising Bharat. So, Vijay, over to you. Of course, please sing few lines. ऐ मेरे भारतवासी, चलो उठो करो तैयारी, अब समय हमारा आया, अब आई अपनी बारी, साहस समझ और श्रम का लहरा दो तिरंगा प्यारा, फैला दो पंख तुम्हारे, अब है आकाश हमारा, ओ शिक्षित विकसित भारत, ये भी है बड़ी आजादी, नई विधि नीति तकनीक से ही फूले फले आबादी, हो पैसों की भी आजादी, समृद्धि की हो अभिलाषा, हो सुखी सुरक्षित जीवन, समझो निवेश की भाषा, धैर्य लगन मनोबल से अब बनो तुम स्वाभिमानी, अब अपने ही कौशल से लिखो भारत की कहानी, ऐ मेरे भारतवासी। All right. Thank you so much.